कहानी की शुरुआत में हमें पता चलता है लेब्रियन सिटी देश के हर कोने से एडवेंचरर्स को अट्रैक्ट करती है। अलग अलग स्पीशीज और बैकग्राउंड के लोग वहाँ आते हैं ताकि वो स्ट्रॉन्ग बन सके, ताकि मॉन्स्टर का हंट कर सके और फेम और पैसा दोनों कमा सके। निक भी एक ऐसा ही एडवेंचरर है जिसके पास सब कुछ है। वो एक एक्सीलेंट स्वॉर्डमैन है, उसके पास एक ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड है, साथ ही साथ वो एक मशहूर पार्टी का मेंबर भी है। सब कुछ एकदम सही चल रहा था उसके लिए, जब तक एक दिन उसके पार्टी का लीडर आर्गेस, जो उसके फादर के जैसा था, साथ ही साथ उसका टीचर भी था। आर्गेस निक को बुलाता है और बताता है कि उसे उनकी पार्टी में अब नहीं चाहिए क्योंकि उसमें एडवेंचरर वाली सोच ही नहीं है। उसने निक पर आरोप लगाया कि वो खुद को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट समझता है क्योंकि उसने एक पार्टी के मेंबर को निकालने की कोशिश की थी जो उनके फंड से पैसा चुरा रहा था। ये सब सुनकर निक बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, लेकिन उसका ये बैड लक यही खत्म नहीं होता है। उसी दिन शाम को वो अपनी गर्लफ्रेंड क्लोडिन से मिलने जाता है। एनो बताता है कि उसे पार्टी से निकाल दिया गया है। निक सोचता है कि उसका गर्लफ्रेंड शायद उसके लिए सिंपैथी दिखाएगी, लेकिन उसे पता चलता है कि क्लोडिन एक गोल्ड डिगर थी। उसने निक को यूजलेस लूजर कहा क्योंकि अब उसके पास नौकरी नहीं रही और बिना एक पल सोचे ये लड़की उसके साथ ब्रेकअप कर लेती है। एक ही दिन में 2 बार दिल टूटने के बाद बेचारा फाउंटेन के पास बैठ जाता है बिना देखे कि उस पर बारिश हो रहा है। तभी उसके पास एक ब्लू हेयर्ड लड़की आती है। निक उसे भगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बस उसे अपना शो का टिकट दे देती है। वो बताती है कि वो एक अपकमिंग आइडल है जिसका नाम एगेट है। एगेट निक से कहती है कि अगर उसके पास कुछ करने को नहीं हो तो उसके शो जरूर देखने आए। वो टिकट और अपनी अम्ब्रेला उसके पास छोड़ देती है और उधर से भाग जाती है। जाने से पहले वो उसे मिस्टर स्ट्रेट डॉग कहकर बुलाती है और कहती है कि जरूर आना। निक सोचता है कि क्यों ना उसके शो को देखा जाए। जैसे ही वो एगेट को परफॉर्म करते हुए देखता है, वो पूरी तरह उसके ऊपर फिदा हो जाता है। वो एक आइडल ओटाकू बन जाता है और अपने पास बचे कुछ सारे का सारा पैसा इस लड़की का मर्चेंडाइज खरीदने में उड़ा देता है। अगले दिन वो एडवेंचरस गिल्ड में जाता है क्योंकि उसके पास पैसा खत्म हो चुका था और उसे मर्चेंडाइज खरीदने के लिए पैसा चाहिए था। वो कोई पार्टी ढूंढता है जो उसे उनके टीम पे ले ले, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि सब पार्टी फुल हो चुका है। तभी निक एक कोने में एक ब्लॉन्ड लड़के को देखता है जो अकेले खड़ा होता है और उससे बात करने का फैसला करता है, लेकिन उसे पिछले पार्टी का रिजेक्शन याद आ जाता है और सेल्फ डाउट उस पर हावी हो जाता है। इसी वजह से बेचारा इस मौके को गवा देता है एंड कोई और लड़का उस ब्लॉन्ड गाय को रिक्रूट कर लेता है। पूरा दिन किसी से बात नहीं कर पाने के बाद निक जल्दी ही एक बार में चला जाता है ताकि अपनी नाकामियों को भूल सके। वो अकेले एक टेबल पर बैठ जाता है और सस्ती बियर पीता है और बेस्वाद खाना खाता है, लेकिन उधर बैठा हुआ ग्रुप्स एंड पार्टीज, फ्रेंड्स, पावर, लव, इन सब के बारे में बातें वगैरह कर रहा होता है जो कि उस खाने से भी ज्यादा बेस्वाद लग रहा था उसे। तभी एक और ग्रुप उधर आ जाता है और उन्हें निक के टेबल में बैठना पड़ता है क्योंकि और कोई टेबल खाली नहीं था। वो एक एक करके बैठते हैं और निक को समझ आ जाता है कि ये लोग एक साथ नहीं आए हैं। पहले एक रिच गर्ल जो फैंसी कपड़े पहना हुआ होते हैं और उसकी हाथ में एक बड़ा मैजिक स्टोन भी होती है। निक समझ जाता है कि ये लड़की किसी नोबल फैमिली से है, लेकिन वो सोचता है कि एक ऐसी लड़की इधर क्या कर रही है। अब उसके बाजू में एक लड़का बैठा होता है एंड उसके कपड़े से लग रहा था कि वो किसी प्रीस्ट है, लेकिन वो पहले से ही नशा किया होता है और उसके शरीर से चीप वुमेन्स परफ्यूम की स्मेल आ रही थी, जिससे निक को समझ आ जाता है कि ये लड़का किसी रेड लाइट एरिया से आ रहा है। ऊपर से उसके पास प्रीस्ट का जो मेटल होता है वो भी नहीं होता है। इसका मतलब इस लड़के को चर्च से बाहर निकाल दिया गया है। तीसरी एक ड्रैगन गर्ल होती है जिसके पूरे शरीर पर स्कार्स होती है। निक समझ जाता है कि उसने काफी बैटल्स देखी है, लेकिन अंदर से वो एक डरा हुआ और इंजर्ड एनिमल लगती है। अब उधर बियर आती है। तीनों एक ही बार में उस बियर को पी जाता है। वो अपना मग टेबल पर जोर से फेंकता है और चिल्ला के कहता है कि वो इंसान पर भरोसा नहीं कर सकता है। वेल, निक अकेला नहीं था, उसके साथ साथ बाकी तीनों भी सेम ही बात बोलता है। तब सब एक दूसरे की तरफ देखता है और समझ जाता है कि वो सब किसी न किसी तरीके से एक जैसा ही है, इसीलिए वो अपनी अपनी कहानी शेयर करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले रिच लड़की अपनी कहानी बताती है। उसका नाम होती है टायाना। वो कहती है कि वो कभी इस देश की सबसे प्रेस्टिजियस मैजिक स्कूल की टॉप स्टूडेंट थी। सब लोग उसकी एबिलिटीज और उसकी हम्बलनेस की तारीफ करते थे। एक दिन वो कैफेटेरिया में गई और देखा कि उसकी फियांसे किसी और लड़की के साथ बैठा हुआ है। टायाना ने पहले कुछ नहीं सोचा, वो जाके उधर बैठ जाता है और उसे अपनी पूरा का पूरा दिन बताने लगती है कि उसका पूरा दिन कैसे गई। उसने बताया कि टीचर्स ने उसकी नई मैजिक का तारीफ की, लेकिन उसका फियांसे एक मिसोजिनिस्टिक घटिया आदमी निकला जिसका सोच बहुत ज्यादा घटिया एंड फ्रेजाइल था। उसे टायाना की सक्सेस चुभने लगी और उसने उस पे चिल्लाना शुरू कर दिया। वो खुद को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट समझती है। उसके साथ बैठी लड़की ने भी टायाना पर इल्जाम लगाया कि वो दूसरे स्टूडेंट को नीचा दिखाती है क्योंकि वो एक नोबेल है। उस लड़की ने ये तक कह दिया कि टायाना ने टीचर्स को सीड्यूस किया ताकि उसे अच्छा मार्क्स मिल सके और उसका फियांसे ये सब कुछ मान गया और उसके साथ ब्रेकअप कर लिया। इसके बाद दिल टूटी टायाना ने स्कूल छोड़ दिया और अपने पापा से परमिशन ले ली कि वो घर छोड़कर अलग रहे। वो लेब्रियन सिटी आई ताकि वो नौकरी कर सके, लेकिन किसी ने उसे हायर नहीं किया
किया। एक दिन सड़क पर वो अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी, तब उसने एक गैम्बलिंग कंपनी का एड देखा। टायना ने टिकट खरीदा और पहली बार में ही जीत गई। इसके बाद से वो गैम्बलिंग खेलने लगी और इसका नशा इतना तक चढ़ गया कि बेचारी सब कुछ हार गई इस गैम्बलिंग के चक्कर में। अब उसके पास कुछ नहीं है, किराया तक देने का पैसा नहीं है, इसीलिए उसने सोचा कि एडवेंचर ट्राई कर लेती हूँ और अगले ही दिन पार्टी ढूंढने निकली। लेकिन जब भी कोई उसे रिक्रूट करने आता, उसका ये रेस्टिंग फेस देखकर वो लोग डर कर भाग जाते। इस वजह से वो इधर आई है अपनी तकलीफ को भुलाने के लिए, मतलब बियर पीने के बाद वो अपनी तकलीफ भूल जाएगी, जिस वजह से वो इस बार में आई है। इसके बाद प्रीस्ट अपना इंट्रो देता है। उसका नाम जेन था, जो पहले एक छोटे से गांव में एक रिस्पेक्टेड हीलर था। एक लड़की उसकी मदद करती थी जंगल में मेडिकल हर्ब्स कलेक्ट करने के लिए। जेन उस लड़की को हमेशा अच्छा पॉकेट मनी देता था उसकी मेहनत के लिए। एक रात वो लड़की क्लिनिक आई, लेकिन उसके पास बहुत कम हर्ब्स था। जेन फिर भी उसको कॉइन देना चाहा, लेकिन उस लड़की ने उसके हाथ को पकड़ लिया और कहा कि वो चाहती है कि जेन उसे एक औरत की तरह देखे एंड प्यार करे। जेन एक ईमानदार आदमी था। उसने उस लड़की से कहा कि वो एक प्रीस्ट है और वो किसी को डेट नहीं कर सकता। उस लड़की को उसकी बात बहुत ज्यादा चुभी और वो रोते हुए उधर से भाग गई, उसे गालियां देते हुए। अगले दिन जब जेन अपने पेशेंट को हील कर रहा था, कुछ प्रीस्ट उसके क्लिनिक पर आया और उसे बाहर ले गया। जेन ने देखा कि वो लड़की उनके पीछे खड़ी है। देखने से लग रहा था कि वो काफी दुखी और हर्ट लग रही थी। जेन उससे पूछने चाहा कि क्या हुआ, लेकिन उसे पता चला कि उस लड़की ने उस पर हैरेसमेंट का इल्जाम लगाया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया। उस लड़की ने सबके सामने रोककर उसके दिया कॉइन फेंक दिया और कहा कि जेन ने उसे ये सब कुछ दिया है उसे चुप रहने के लिए। जेन को अपना सच बताने का मौका तक नहीं मिला और उसे 3 महीने तक गंदी जेल में रखा गया। और जब उसे जेल से निकाला गया तो उस गांव के लोगों ने उसे उस गांव से निकाल दिया। जेन वहाँ से एक छोटे से शहर में आया जहाँ एक सुंदर सी लड़की उसे पहले से ही जानती थी। उसने जेन का मुस्कुराते हुए स्वागत किया। जेन ने देखा कि उसके कमर में काफी दर्द है। जेन ने उसे ऑफर किया कि वो उसकी इलाज कर देगा। उस रात जेन ने उसे हील किया और मॉर्निंग में उस लेडी का दर्द ठीक हो गया। उस लेडी ने जेन से कहा कि उसे लगता है कि वो एक अच्छा इंसान है। उसने ये भी कहा कि उसे लेब्रांथ सिटी में जाना चाहिए और एक एडवेंचर बनना चाहिए ताकि बिना किसी गिल्ट के वो अपनी जिंदगी जी सके। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने जेन को एक बैग दिया एंड उसमें कुछ सामान भी दिया। जेन ने कहा कि वो ये सब नहीं ले सकता, लेकिन उस लेडी ने उसे लेने पर जोर दिया क्योंकि ये सब उसके एक दोस्त की थी जब वो पहले एडवेंचरर थी। उसके बाद जेन को मैच्योर औरतें पसंद आने लगी और उसने सोचा कि वो एडवेंचरर बन के उनके साथ मजा करेगा। फिर अब बारी आती है ड्रैगन गर्ल की। जब निक उसे कहता है कि अब तुम अपनी कहानी सुनाओ, तो वो लड़की घबरा जाती है। वो कहती है कि उससे कुछ बहुत कीमती चीज छीन ली गई है किसी ऐसे इंसान के द्वारा जो उसके बहुत करीब था। सब लोग शर्मिंदा हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो अपनी वर्जिनिटी की बात कर रही है, लेकिन असल में ड्रैगन गर्ल करेन इतनी ज्यादा ड्रंक होती है कि वो प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। सब लोग और ज्यादा जी भर के पीते हैं। अगले दिन सुबह निक अपने आखिरी रात के पीने वाले दोस्तों के साथ एक अजीब जगह पर उठता है। टायना सबको बताती है कि ये उसके रूम है और सबको निकलने को कहती है। सब निकलने लगता है, लेकिन तभी निक उन्हें रोकता है। वो उनसे पूछता है कि क्या उनका अलग हो जाना सही फैसला होगा। वो कहता है कि अगर वो सब सच रहे तो इतना पैसा कमा सकता है कि आराम से जी सके। वो जोर देता है कि वो सब आउटकास्ट है जिनका कहीं कोई ठिकाना नहीं, इसलिए उन्हें अपनी पार्टी बना लेनी चाहिए। सब लोग तुरंत ही उस प्लान को मान जाते हैं और एडवेंचरस गिल्ड में रजिस्टर करवाने चले जाते हैं। ओल्ड रिसेप्शनिस्ट उन्हें देखती है और नोटिस करता है कि निक एक मशहूर पार्टी का प्राइमरी ऑफेंसिव प्लेयर था और करेन वही एकमात्र इंसान है जो स्लीप डेंजन से जिंदा वापस आई थी अकेली। वो उनसे पूछती है कि उनका नाम क्या होगा। निक जवाब देता है कि उनका नाम होगा द सर्वाइवर्स। उस रात सब बैठते हैं और निक उनसे कहता है कि क्योंकि उन सब के साथ पहले ही धोखा हो चुका है, इसलिए कुछ रूल्स करना होगा ताकि दोबारा ऐसा ना हो। पहला रूल ये था कि कोई किसी की पर्सनल जिंदगी में दखला नहीं देगा, सब अपना अपना काम खुद संभालेगा। दूसरा, पैसों पर सबकी नजर बराबर रहेगी, उसे सिर्फ एक ही इंसान पर नहीं छोड़ा जाएगा। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट रूल था कि चाहे कुछ भी हो वो सब रोज सर्वाइव करेंगे। अगले दिन वो लोग जी लेवल का डेंजन एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं जो काफी इजी होता है, लेकिन उन्हें अगले लेवल में जाने के लिए बॉस को हराना पड़ता है क्योंकि जेन और टायना ने कभी असली बैटल नहीं देखी। इसी वजह से निक उन्हें मॉन्स्टर से डील करना सिखाता है। वो उन्हें स्लाइम मॉन्स्टर दिखाता है और बताता है कि कैसे उसे मारकर उसके कोर निकालना है जिससे मार्केट में बेच सकते हैं। सब कुछ सही चल रहा होता है, सब साथ में बातें कर रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं। जब वो नेक्स्ट फ्लोर पर पहुंचते हैं जहाँ सब कोर को निकल रहे होते हैं, टायना कहती है कि ये सब कुछ बहुत ज्यादा इजी है, वो तो गॉब्लिन
गॉब्लिन्स और एक औरत को हरा चुकी है। तभी वो एक स्लाइम पर फिसल जाती है और एक स्लाइम उसके चेहरे पर चिपक जाता है। वो अपनी फेस से उसको हटाती है। निक कहता है कि ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट मत हो एंड संभाल के रहो। टायाना इरिटेट होकर अपने आइस मैजिक से स्लाइम को मारने की कोशिश करती है, लेकिन गलती से फ्रेंडली फायर हो जाता है। मतलब उसकी अटैक करेन की तरफ जा रही होती है। थैंकफुली करेन एक एक्सपीरियंस एडवेंचर होती है और अपनी तलवार से उसकी मैजिक को ब्लॉक कर देती है। लेकिन तभी वाइब चेंज हो जाती है। करेन गुस्से में कहती है कि उसने टायाना पर भरोसा करने की कोशिश की थी, लेकिन पहले दिन ही ये सब कर रही है। टायाना माफी मांगने की कोशिश करती है, लेकिन करेन उदास होकर वहाँ से चली जाती है। उस दिन के बाकी टाइम में वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते। आखिर में वो सब टॉप फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। चलते हुए जेन एक बड़ा पिंक स्लाइम को देखता है। निक कहता है कि ये स्लाइम का बॉस है जिसे उन्हें हराना होगा। बिना सोचे समझे टायाना, जो एक जायंट इडियट लग रही थी, सीधा बॉस की तरफ दौड़ जाती है और उस पर पावरफुल आइस मैजिक का यूज करती है, जिससे वो स्लाइम फ्रीज हो जाता है। इधर उसको लग रही होती है कि वो जीत चुका है, लेकिन तभी स्लाइम एक्सप्लोड हो जाता है एंड उसके टट्टी सबको डुबा देता है। सब डेंजन से बाहर आते हैं अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करके, लेकिन अब उन्हें अपने शरीर से वो चिपचिपा सब्सटेंस धोना पड़ता है। नहाते हुए निक टायाना से कहता है कि उसे शांत रहना चाहिए और जब उसे किसी चीज का ज्ञान ना हो तो दूसरों से एडवाइस लेनी चाहिए। और जेन से भी कहता है कि वो हमेशा पीछे रहे क्योंकि उसके पास जीरो ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज है। तब निक रियलाइज करता है कि उनमें से कोई भी एक दूसरे पर भरोसा नहीं करता, इसलिए वो उनके साथ एक एक्सरसाइज स्टार्ट करता है। वो अपने कपड़े उतार कर सिर्फ एक पैंट में रह जाता है और सबके सामने बताता है कि वो एक स्वॉर्डमैन है जो हैंड टू हैंड कॉम्बैट और छोटे वेपन्स में अच्छा है, लेकिन वो मैजिक नहीं कर सकता, किसी को हिल नहीं कर सकता और करेन की तरह हैवी वेपन्स भी यूज नहीं कर सकता। वो समझाते हैं कि लोग डर जाते हैं जब तक उन्हें पता नहीं होता कि सामने वाले क्या कर सकते हैं, लेकिन अब उन्हें उसकी एग्जैक्ट लिमिट पता है, इसलिए शायद वो उस पर थोड़ा भरोसा कर सकते हैं। धीरे धीरे जेन अपनी पावर और वीकनेस बताता है। वो कहता है कि वो लोगों को हिल करने में अच्छा है, लेकिन उसके पास बिल्कुल भी ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज नहीं है और उसे कोई भी आसानी से हरा सकता है। फिर टायाना की बारी आती है। अपनी गलती के लिए माफी दिखाने के लिए वो सीधा करेन के सामने जाती है और कहती है कि वो आइस और विंड मैजिक में अच्छी है, लेकिन लाइटनिंग और अर्थ मैजिक भी कर सकती है। उसकी सबसे बड़ी वीकनेस फायर मैजिक और क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट है। फिर वो वापस अपनी जगह पर जाके बैठ जाती है, बट वो सोचती है कि शायद करेन ने उसे माफ नहीं किया। इधर बेचारी को ठंड भी लग रही होती है, बट तभी करेन उसके सामने एक छोटी सी फायर बॉल फेंक देती है ताकि उसे थोड़ा सा गर्मी मिल सके। इसी तरीके से ये दोनों एक दूसरे को माफ भी कर देती है। उसके बाद सब गॉब्लिन फॉरेस्ट जाते हैं जहाँ उन पर बहुत सारे गॉब्लिन्स अटैक कर देते हैं। निक समझाता है कि ये गॉब्लिन्स बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, लेकिन ये ग्रुप में अटैक करते हैं और ट्रैप्स भी लगा सकते हैं अगर एडवेंचरर्स केयरफुल ना रहे तो। एक गॉब्लिन जेन पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन जेन उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। तब निक उस गॉब्लिन को एक तेज स्लैश में मार देता है। फिर आगे बढ़कर कई गॉब्लिन्स को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है। इधर फिर से जेन के ऊपर अटैक होने वाला था, लेकिन टायाना इस बार उसे बचा लेती है। वो पहले वेव को सक्सेसफुली हरा देते हैं। तब निक टायाना से कहता है कि तुम अपनी मैजिक डिटेक्ट पावर की मदद से देखो कि सारे के सारे गॉब्लिन्स किधर छुपे हुए हैं। टायाना बताती है कि आगे लगभग 10 और गॉब्लिन्स है, लेकिन फिर वो थोड़ी फ्रस्ट्रेटेड होके कहती है कि उसे एक गॉब्लिन की प्रेजेंस फील हो रही है जो दूसरे गॉब्लिन से 5 गुना ज्यादा मैजिक रखता है। निक तुरंत अलर्ट हो जाता है और कहता है कि ये जरूर गॉब्लिन का इवॉल्व फॉर्म हो सकता है। वो कहता है कि इस टाइप के गॉब्लिन बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं और यूजुअली लास्ट स्टेज पे मिलते हैं। जेन पूछता है कि क्या उन्हें रिट्रीट करना चाहिए, लेकिन निक कहता है कि वो पीछे नहीं हट सकते वरना गॉब्लिन आसपास के गांव पर अटैक कर देंगे। तब वो एक प्लान बनाता है। वो कहता है कि इस टाइप के गॉब्लिन्स बेसिकली मैजिक के प्रति इम्यून होता है, इसीलिए उन पर हैवी फिजिकल अटैक से काम करेगा जो कि करेन कर सकती है। वो जेन से कहता है कि वो और करेन ऑफेंसिव पर जाएगा जबकि जेन उन्हें बफ करेगा और टायाना कवर फायर करेगी। सब प्लान मान लेता है और बैटल शुरू होती है। करेन और निक दोनों गॉब्लिन्स की तरफ दौड़ते हैं जबकि टायाना अपने आइस शैड एबिलिटी की मदद से बहुत सारे गॉब्लिन्स को मार देती है और जेन उन्हें बफ करता रहता है। इवॉल्व वाले गॉब्लिन और कुछ गॉब्लिन्स को बुला लेता है जबकि निक सामने वाले सब गॉब्लिन्स को तेजी से खत्म कर देता है। करेन टायाना पर भरोसा करती है और आगे बढ़ती रहती है जबकि टायाना अपने आइस शैड का यूज करके उसके सामने आने वाले गॉब्लिन्स को मार देती है। करेन सीधा उस गॉब्लिन की तरफ जाकर अपनी तलवार से एक जबरदस्त स्लैश मार देती है और उसे तुरंत मार देती है और इधर निक बाकी सब गॉब्लिन्स को खत्म कर देते हैं। सब एक दूसरे पर प्राउड फील करता है एंड एक दूसरे को बधाई देता है। तब निक समझाता है कि उन्हें गॉब्लिन्स के हॉर्न्स निकालने होंगे क्योंकि उन्हें मार्केट में बेचा जाता है। धीरे धीरे करेन उन सबके साथ कंफर्टेबल हो जाती है और अपनी बैक स्टोरी बताती है। वो कहती है कि ड्रैगन लोग हमेशा किसी हीरो के साथ काम करते हैं जिसके लिए वो अपनी जान तक दे सकते हैं। एक आदमी था कैलास जिसे उसने कुछ समय पहले ही मिला था। वो हमेशा उसके साथ बहुत अच्छा बर्ताव करता था और करेन भी उसके लिए अपनी जान देने को तैयार थी। एक दिन कैलास ने उससे कहा कि उन्हें एक सी रैंक डेंजन में जाना है कुछ काम निपटाने के लिए और ऑब्वियसली करेन तुरंत हाँ कर दी। डेंजन में जाने से पहले उसने अपनी सारी इंपॉर्टेंट
इम्पोर्टेंट चीजें इंक्लूडिंग एक डायमंड पेंडेंट जो उसके पिता ने उसे दिया था एक बैग में रखा ताकि वो सेफ रहे। लेकिन कैलोस आखिरी मोमेंट पर आया और बोला कि इतना लोड नहीं ले जा सकते, इसलिए उसे बैग छोड़ देना चाहिए। कारेन उस पर भरोसा किया और उसके और 2 साथी के साथ डेंजर में अंदर चली गई। उसने वहाँ कई इंसेक्ट मॉन्स्टर को भी मार दिया, जबकि बाकी लोग बस रिवॉर्ड उठा रहे थे। बाद में कैलोस ने कहा कि अब उन्हें फाइनल बॉस से लड़ना होगा, जो एक पॉट में छिपा हुआ जाइंट स्नेक था। उसने समझाया कि अगर स्नेक उन्हें देख लेगा तो वो पॉट में चला जाएगा, जहाँ उस पर मैजिक अटैक काम नहीं करेंगे। इसलिए कारेन को पॉट पर अटैक करना पड़ेगा ताकि स्नेक बाहर निकले और वो उसे मार सके। कारेन मान गई और तुरंत पॉट की तरफ दौड़ी। पॉट हिल गया और स्नेक मॉन्स्टर बाहर आ गया और उस पर अटैक करने लगा। एक मेज ने स्नेक पर फायर अटैक किया, जिसके बाद स्नेक अपना खतरनाक मैजिक अटैक चार्ज करने लगा। कारेन ने कैलोस से पूछा कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, लेकिन उसने बस कहा कि तुम बस अटैक करती रहो और चिंता मत करो। कारेन ने फिर से उस पर भरोसा किया और स्नेक को बिजी रखा और इंतजार करती रही कि कैलोस उसकी मदद करेगा। आखिर में स्नेक ने उसे पकड़ लिया और अपनी टॉक्सिक ब्रीथ का यूज किया, जिससे कारेन घायल होकर जमीन पर गिर गई। मुश्किल से वो होश में थी, तब उसने देखा कि कैलोस उस एक्सिक्यूटेड स्नेक के पास गया। उसने अपनी तलवार से उस स्नेक को मार दिया और कारेन से कहा कि स्नेक पॉइजन अटैक के बाद बहुत ज्यादा थक जाता है और उन्हें सिर्फ इतना ही चाहिए था कि वो उस अटैक को यूज करने पर मजबूर करे। वो सब डेंजर से निकल गया और उसे मरने के लिए छोड़ दिया। कारेन किसी तरह डेंजर से निकलकर बार तक लौट आई, लेकिन उसके मेन गेट के सामने वो गिर गई। सब लोग बाहर दौड़ के उसके पास आता है और इकट्ठा हो जाता है। वो लोग चौंक जाता है एंड कहता है कि तुम इधर क्या कर रहे हो, क्योंकि कैलोस ने सबको बता दिया कि तुम तो मर चुके हो डेंजर में। कारेन पूछती है कि कैलोस कहाँ है, लेकिन टैवरेन के ओनर बताता है कि वो लोग तो शहर छोड़कर कब का जा चुका है। कारेन तुरंत अपने कमरे में भाग जाती है एंड उसका जो सबसे बड़ा डर था वो सच हो गया, क्योंकि उसका बैग गायब हो चुका है जिसमें डायमंड पेंडेंट था। वो पूरी तरह से टूटकर बाहर निकली कैलोस का कोई निशान ढूंढने के लिए, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। एक दिन उसने एक बहुत मशहूर सोलो एडवेंचरर को देखा जिसका नाम था फिफ्थ। कारेन उसके पीछे जाने लगी। वो हर उस रेस्टोरेंट गई जहाँ वो जाता एंड टेस्टी फूड खाने लगा, बट कुछ समय बाद उसका सारा का सारा पैसा खत्म हो गया। तब उसने डिसाइड किया कि उसकी जिंदगी का प्राइमरी गोल पैसा कमाना होगा और उससे डिलीशियस फूड खाना होगा। एंड तभी उसका मुलाकात इन लोगों से हुआ। अगले दिन निक मार्केट में कारेन के साथ थोड़ा सा टाइम बिताता है। वो उसके साथ स्नैक्स खाता है और जिंदगी के बारे में नॉर्मल बातें वगैरह करता है, जिससे उनका भरोसा और ज्यादा मजबूत हो जाता है। उसी शाम जब वो टारवेन वापस जाते हैं तो देखता है कि और भी लोग उन्हें पहचानने लगे हैं। असिस्टेंट रिसेप्शनिस्ट उन्हें ऊपर बुलाती है, जहाँ ओल्ड रिसेप्शनिस्ट उनका इंतजार कर रही होती है एक स्पेशल जॉब के लिए जो सिर्फ वही कर सकते थे। वो समझाती है कि एक स्पेशल फैसिलिटी है जो एक एंशिएंट सिविलाइजेशन ने बनाई थी, जिन्होंने एक तलवार बनाई थी एक ऐसी टेक्नोलॉजी से जो आज के टाइम में गायब हो चुकी है। उनका काम था उस तलवार को वापस लाना, जिसके लिए उन्हें बहुत अच्छे पैसा मिलने वाले थे। निक सारी डिटेल्स नोट कर लेता है और अगले ही दिन सब उस फैसिलिटी में एंटर करते हैं। वो मॉन्स्टर्स को मारते हैं और आगे बढ़ते हैं। वो फैसिलिटी अपने टाइम के हिसाब से बहुत टेक्नोलॉजिकली एडवांस लगती है, क्योंकि वहाँ कैमरास, ऑटोमेटिक लाइट्स, ये सब कुछ था। वो एक एरिया में पहुँचते हैं जहाँ एक ग्रीन लैंप जल रहा होता है। निक जैसे ही उसे चेक करने जाता है, वॉल साइड से खुल जाती है और एक बड़ी सी डार्क रूम दिखाई देती है। सब उस रूम पे एंटर करते हैं और तभी लाइट्स ऑन हो जाती है और एक आवाज सुनाई देती है जो उन्हें उनके अब तक के सफर के लिए बधाई देती है। वो रियलाइज करते हैं कि ये आवाज एक टूटी हुई तलवार से आ रही होती है जो रूम के बीच में रखी होती है। जल्दी वो समझ जाते हैं कि यही वो लेजेंडरी तलवार है जिससे उन्हें वापस लाना था। वो थोड़ा सोचते हैं, लेकिन फिर तलवार उठाने का फैसला करते हैं। तलवार रेसिस्ट करते हुए उनसे कहती है कि उसे बेचना मत, क्योंकि वो बहुत टाइम से इधर लॉक्ड है और कुछ एक्शन देखना चाहती है। तभी अचानक से एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है। तलवार उनसे कहती है कि तैयार हो जाओ, क्योंकि उसके गार्डियन जो कि था एक गोलैम, वो जग चुका है। धूल के बीच से एक जाइंट ब्लॉब जैसे क्रिएचर निकलता है जो जोर से आवाज निकालता है। टायना तुरंत अपनी आइस अटैक मॉन्स्टर पर लॉन्च कर देती है, लेकिन मॉन्स्टर उन्हें एब्जॉर्ब कर लेता है। कारेन दौड़कर मॉन्स्टर को पीसेस में काटने की कोशिश करती है, लेकिन तलवार उससे चीख कर कहती है कि पीछे हो जाओ, लेकिन कारेन नहीं सुनती। इधर मॉन्स्टर आइसलेस उस पर वापस फेंक देता है। एक आइसलेस उसके पेट में लगता है और दूसरा उसके सिर पर लगाकर उसे गिरा देता है। जेन तुरंत उसकी हीलिंग शुरू कर देता है और इधर निक डिसाइड करता है कि अब उसे अटैक करना ही पड़ेगा, क्योंकि कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो सकती है। वो मॉन्स्टर की पैर को काटने की कोशिश करता है, लेकिन ये गोलैम दोबारा से अपने पैर को रिजेनरेट कर लेता है और निक पर अटैक कर देता है। निक दूसरों से चिल्लाता है कि जल्दी से कैरन को उठाओ और डोर की तरफ भागो ताकि वो सब वहाँ से निकल सके। वो मॉन्स्टर की अटैक को डॉज करते रहता है, जबकि उसकी पीठ पर बड़ी तलवार उससे चीख कर कहती है कि कोई भी रेंज अटैक या शार्प वेपन उस मॉन्स्टर को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, उसे इस्तेमाल करो, क्योंकि यही एक तरीका है गोलैम को मारने का। निक डिसाइड करता है कि वो इस तलवार की बात को सुनेगा। वो तलवार को उठाता है और ब्लेडलेस स्वॉर्ड तुरंत ब्राइट लाइट एमिट करने लगती है और एक एनर्जी
स्वाड बन जाती है। बाकी पार्टी डोर तोड़ने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन टायना वापस आकर बताती है कि दरवाजा इंडिस्ट्रक्टिबल है, मतलब इस दरवाजे को तोड़ा नहीं जा सकता। गोलेम दोबारा निक पर अटैक करता है, लेकिन इस बार निक अटैक को डॉच करके उस पर स्लैश करता है और उसकी एक हाथ काट देता है। लेकिन शॉकिंगली गोलेम का कटा हुआ हिस्सा जिंदा हो जाता है और निक को पकड़ लेता है। गोलेम उसे पंच करके एक होल में गिरा देता है। टायना तुरंत एक फ्रीजिंग स्पेल गोलेम पर यूज करती है और करेन से चिक्कर कहती है कि जल्दी से निक को ढूंढो। थैंकफुली इसकी स्पेल काम कर जाता है और वो गोलेम वही फ्रीज हो जाता है और तब करेन उसके पास से होकर होल में जाती है। लेकिन सरप्राइजिंगली गोलेम आइस को तोड़ देता है और उनकी तरफ चलने लगता है। जिन तुरंत टायना को बफ करता है, जबकि टायना फिर से फ्रीजिंग स्पेल का यूज करती है ताकि निक और करेन को भागने का टाइम मिल सके। करेन होल में एंटर करती है, लेकिन वो देखती है कि निक रबेल के नीचे दबा हुआ है। वो तुरंत पत्थर हटाने लगती है। निक उसे कहता है कि उसे छोड़कर भाग जाओ, लेकिन करेन गुस्से में कहती है कि मुंह बंद रखो, या तो सब इधर से मिलकर वापस जाएंगे या फिर कोई भी नहीं। ये कहते हुए वो आखिरी पत्थर हटाकर निक को उठाने में मदद करती है, जिससे निक का उस पर भरोसा और ज्यादा गहरा हो जाता है। तभी तलवार निक से कहती है कि एक पार्टिकुलर स्पेल बोलो। तब तक जेन और टायना दोनों थक चुका होता है और उनका मैजिक पावर भी खत्म हो जाता है, जबकि गोलेम उनकी तरफ आ रहा होता है उन्हें मारने के लिए। जब सब कुछ खत्म होता हुआ लगता है, तभी निक होल से बाहर आ जाता है और गोलेम को छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। टायना और जेन शॉक हो जाता है ये देखकर कि निक और करेन फ्यूज हो चुका है एक ही साथ, जिससे उनके पास एक सुंदर सेट ऑफ शील्ड्स और विंग्स आ जाते हैं। ये एंशियंट स्वॉर्ड की पावर की वजह से होता है। गोलेम का कोर अभी भी एक्टिव होता है और वो फिर से रिजेनरेट करने लगता है, लेकिन निक फ्यूज स्टेट में बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और अपनी तलवार से गोलेम को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे उसका कोर जमीन पर गिर जाता है। तभी निक और करेन भी अलग हो जाते हैं और जमीन पर गिर जाते हैं। उनके हाथ में तलवार होता है। फिर सब गिल वापस जाते हैं, जहाँ वो ओल्ड रिसेप्शनिस्ट लेडी को एक रेप्लिका स्वॉर्ड दे देता है, क्योंकि असल तलवार एक छोटे से सफेद बालों वाले लड़के में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जिसका नाम कजुना होता है, और वो उनसे भीख मांगता है कि उसे फिर से किसी एंटिक शॉप में मत बेचो। थैंकफुली सब कुछ ठीक हो जाता है और वो वापस टायना के घर जाते हैं, जहाँ वो पैसा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फिर सब अपने टाइम स्पेंड करने चले जाते हैं। बाद में निक और उनकी पार्टी बार में इकट्ठा होती है, जहाँ निक उन्हें दिखाता है कि उनके पास कितना पैसा बचा है। जब सबने अपना पैसा खर्च लिया, पता चलता है कि उनके पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो कुछ स्नैक्स ले सके, जिससे सब लोग उदास हो जाते हैं। लेकिन निक उन्हें मोटिवेट करता है, क्योंकि वो कहता है कि अब नेक्स्ट डेंजन के लिए तैयार हो जाओ। जब वो अगले डेंजन में एंटर करते हैं, तब उन्हें एक आइस लेक दिखते हैं, जिसमें कई क्रिएचर फ्रोजन होता है। साथ ही उन्हें एक जाइंट ओगर भी दिखता है जो आइस पर बैठा होता है। सब लोग धीरे से हाई ग्राउंड पर चढ़ जाते हैं, अपनी आवाज नीचे रखते हुए, लेकिन करेन उस मॉन्स्टर की और भी ज्यादा करीब चली जाती है, जैसे ये उसके लिए कोई गेम हो। ये देखकर कजुना एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि वो अपने आप को साबित करना चाहता था, इसलिए वो सीधा ऑर्गा की तरफ भाग जाती है चिल्लाते हुए, जिससे उनका पूरा का पूरा प्लान खत्म हो जाता है। वो अपनी तलवार निकालता है जैसे ही मॉन्स्टर अपना आइस क्लब उठाता है और कजुना पर अटैक करता है, लेकिन शुक्र है कि कजुना अपनी तलवार की मदद से उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। ये देखकर सब लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ऑर्गार बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कजुना अपनी पतली सी तलवार से उसके अटैक को रोक लेगा। ऑर्गार थोड़ा सा पीछे होता है और उस पर आइस ग्लास से अटैक करता है, लेकिन कजुना उसे ऐसे हटा देता है कि जैसे वो टेनिस खेल रहा हो। फिर तुरंत ऑर्गा की तरफ भागकर जाता है और उस पर तलवार से अटैक करता है, लेकिन ऑर्गार अपने क्लब से उसके अटैक को रोक लेता है। कजुना बस मुस्कुराकर एक और अमेजिंग एबिलिटी यूज करता है, जिससे वो अपना एक क्लोन बना लेता है और वो दोनों क्लोन्स ऑर्गा को दोनों साइड से स्लैश कर देता है और उसे तुरंत ही मार देता है। सब उसके चारों तरफ जमा हो जाते हैं। जब निक कमेंट करता है कि उसे थोड़ा थका थका महसूस हो रहा है, जबकि उसने तो कुछ किया ही नहीं। कजुना जवाब देता है कि तुम्हें थकान इस वजह से हो रहा है क्योंकि मैंने तुम्हारा माना का यूज किया था ये सारे मैजिक को यूज करने के लिए, क्योंकि अब ये दोनों कनेक्टेड है। अब वो डेंजन से बाहर आते हैं और जब टायना और जेन रेस्ट करना चाहता है, कारेन, कजुना और निक भूखे होते हैं, इसलिए वो एक फूड एस्टेब्लिशमेंट की तरफ निकल पड़ते हैं। जैसे ही निक उस रेस्टोरेंट को देखते हैं जहाँ वो लोग खाना खाने के लिए जा रहे थे, उसका दिल दोबारा से टूट जाता है, क्योंकि उसे याद आ जाता है यही वो रेस्टोरेंट है जहाँ उसका एक गर्लफ्रेंड उससे ब्रेकअप किया था। वो दूसरों से कहता है कि चलो कहीं और चलते हैं। सब अंदर चले जाते हैं और उसे मजबूरी में उनके साथ भी जाना पड़ता है। अंदर जाकर सब अपना फूड ऑर्डर करते हैं, लेकिन निक बिल्कुल उदास रहता है। तभी उसे एक जान पहचान आवाज सुनाई देता है और वो मुंह मुड़कर देखता है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड उधर है एक न्यू लड़के के साथ। निक देखता है कि वो लड़का उसे बर्थडे गिफ्ट दे रहा होता है और क्लोडीन उसे कह रही होती है कि उसे पैसा चाहिए अपने होम टाउन जाने के लिए, क्योंकि उसकी माँ बहुत ज्यादा बीमार
बीमार है। वो बेचारा लड़का तुरंत कहता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो कुछ न कुछ करके उसे पैसा जुगाड़ करके देगा। निक को और बर्दाश्त नहीं होता, वो उधर उनकी टेबल पर जाके उस लड़के के बगल में बैठ जाता है। क्लोडीन ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। लड़का कंफ्यूज होता है जब निक उससे पूछता है कि एक साल में उसका बर्थडे कितना बार आता है, क्योंकि कुछ महीने पहले ही उसने उसके बर्थडे पर उसे गिफ्ट दिया था एंड दोनों साथ में मिलकर बर्थडे मनाया था। इधर लड़का और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है जब क्लोडीन गुस्से में निक से कहती है कि इधर से चले जाओ। निक उसे और चिढ़ाता है और कहता है कि उसे लगा उसकी माँ तो मर गई थी, क्योंकि कुछ महीने पहले उसने पैसा मांगा था फ्यूनरल के लिए। ये सुनते ही क्लोडीन गुस्से में उठती है और उस पर गिफ्ट फेंक देती है और उधर से चली जाती है। लड़का उदास नजर आता है, लेकिन निक उसे कहता है कि चिंता मत करो, तुम्हें एक बड़े झमेला से मैंने बचा लिया है। अगले दिन सुबह निक और उसकी पार्टी एक टेवरन में ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, तभी एक ह्यूज टाइगर गाय उस पर ड्रिंक गिरा देता है। निक बिल्कुल अनफेस्ड रहता है जब उसे पता चलता है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड और ये टाइगर गाय वहाँ आया है उससे बदला लेने के लिए। टाइगर गाय जिसका नाम लियोन होता है कहता है कि उसने सुना कि निक क्लोडीन को परेशान कर रहा था। निक मुस्कुराता है और कहता है कि वो गोल्ड डिगर से बात नहीं करता। लियोन कहता है कि चलो ये बात बाहर जाके सेटल करते हैं, और दोनों बाहर जाते हैं। वो एक डार्क एली में जाते हैं जहाँ निक फाइट के लिए रेडी होता है, लेकिन लियोन तुरंत माफी मांगता है और कहता है कि वो क्लोडीन से तंग आ गया है और सोच रहा है कि उसे छोड़ दे, क्योंकि उसने उसके पूरा इस्तेमाल करके पैसा कमा लिया है। पता चलता है कि क्लोडीन लियोन की पार्टी की मेंबर है और वो लोग मिलकर दूसरे लोगों को लूटते हैं। लियोन सोचता है कि निक भी अपनी पार्टी को लूट रहा है और उसे कहता है कि जब वो सबके पैसा लूट ले तो उसके गैंग में आ जाए। ये सुनकर निक को गुस्सा आ जाता है और वो लियोन को एक जबरदस्त अपर कट मार देता है, जिससे लियोन दूर जाके गिरता है। लियोन तुरंत उठता है और कवर्ड की तरह अपने वेपन निकाल कर निक पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन निक इजीली उसकी अटैक को डॉज करता है और काउंटर अटैक करते हुए ग्राउंड पर पिन कर देता है एक आर्म लॉक में। तभी अचानक निक के पीछे से एक मैजिक अटैक होता है जो उसे उड़ा देता है। वो मुड़कर देखता है कि एक मैजिशियन होता है जो लियोन की टीम का मेंबर होता है। उससे पहले कि वो दोनों मिलकर निक पर अटैक करे, करेन वहाँ आ जाती है और अपनी टेल से उस नर्डी मैजिशियन को उल्टा लटक देती है, जबकि निक सिंपली वहाँ से चला जाता है। लियोन फिर से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो रुक जाता है जब वो गिल्ड की ओल्ड लेडी को देखते हैं जो उससे तुरंत चिल्लाकर कहती है कि तुरंत वहाँ से निकल जाओ। लेकिन लियोन कहता है कि वो निक को ऑफिशियली डुएल के लिए चैलेंज कर रहा है। सब लोग हैरान हो जाता है। फिर वो सब अंदर जाते हैं और लियोन बताता है कि ये एक मैथमेटिकल डुएल होगा जिसमें निक और वो रिंग में लड़ेगा, जबकि उनकी टीम एक एक नंबर मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। जो भी टीम क्वेश्चन का जवाब सही तरीके से देगा और फर्स्ट देगा, उसके टीम के फाइटर को दूसरे फाइटर पर फ्री हिट का मौका मिलेगा। ये डुएल सबके लिए नया होता है सिवाय निक के। ओल्ड लेडी एक बैग लाती है जिसमें हर टीम मेंबर का नाम होता है ताकि मैथ सॉल्वर चूज किया जा सके। लियोन की टीम से क्लोडीन चूज होती है और बदकिस्मती से निक की टीम से करेन चूज होती है, जिसे बेसिक मैथ भी नहीं आती है क्योंकि उसे कभी मैथ्स का यूज ही नहीं करना पड़ा। करेन बिल्कुल घबरा जाती है और कुछ बोल नहीं पाती क्योंकि उसे पता है वो मैथ्स बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर सकती। बाद में जेन उसे एक प्रैक्टिस एग्जाम देता है ताकि उसका लेवल पता चले और पता चलता है कि उसे बेसिक्स क्वेश्चन भी उसके बस का नहीं है क्योंकि वो सिर्फ 20% क्वेश्चन का ही सही आंसर करवाती है। अगले दिन करेन सबकी मदद से पढ़ना शुरू करती है, जबकि निक जेन को भेजता है ताकि वो टाइगर गैंग की इन्फॉर्मेशन निकाल सके। फाइनली फाइनल बैटल से एक दिन पहले सब निक के घर पर इकट्ठा होते हैं, जो काफी एक छोटा प्लेस होता है। जेन रिपोर्ट करता है कि टाइगर गैंग हमेशा चीट करती है मैजिक क्रिस्टल का यूज करके, जिससे वो एक दूसरे से टेलीपैथी में बात कर सकते हैं। इसका मतलब वो तीसरे मेंबर का यूज कर सकती है जो सारे क्वेश्चन सॉल्व करता है और उन्हें आंसर बता देता है। करेन बहुत ज्यादा उदास हो जाती है क्योंकि उसे मैथ आता नहीं, और अब जब दूसरी टीम चीट भी कर रही है तो उसे लगता है कि उसका जीतना इम्पॉसिबल है। लेकिन निक के पास एक प्लान होता है जो वो सबको बताता है और सब मेंबर्स थोड़ा कॉन्फिडेंट महसूस करता है क्योंकि अब उनके पास एक इफेक्टिव वे है कल्प्रिट को पकड़ने का। अगले दिन निक और लियोन रिंग में खड़े होते हैं, जबकि करेन और क्लोडीन सामने बैठी होती है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। बैटल स्टार्ट होती है और ओल्ड लेडी उन्हें क्वेश्चन देना शुरू करती है, जबकि निक और लियोन एक दूसरे पर हल्के फुल्के अटैक करते हैं जो ज्यादा कांटेक्ट नहीं करते। करेन क्वेश्चन को देखती है, उसे याद आती है कि उसने ये पहले किया है, इस वजह से वो खुशी खुशी उसे सॉल्व करने लगती है। लेकिन इधर क्लोडीन उसे चिढ़ाने लगती है कि तुम कुछ नहीं कर सकते मेरे सामने। लेकिन करेन पहले राउंड में ही क्वेश्चन सॉल्व कर लेती है क्लोडीन से पहले, पर रिजल्ट आता है कि उसकी 80% ही सही हुआ है जबकि क्लोडीन का 98% सही हुआ है। तो करेन इस राउंड को हार जाती है और लियोन को निक को फ्री हिट करने का मौका मिलता है। लियोन सीधा निक के पेट पर पंच कर देता है जिससे उसकी सांस रुक जाती है। करेन बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि निक उसकी वजह से मार खा रही है। नेक्स्ट राउंड शुरू होता है और निक लियोन को थकाने की कोशिश करता है, लेकिन लियोन स्मार्ट होता है और बार बार पीछे हटता है और उसके अटैक को डॉज करता रहता है। राउंड फिर एंड होता है। करेन फिर से क्लोडीन से हार जाती है, जिससे निक को एक और बड़ा पंच लगता है उसके चेहरे पर। करेन डर के मारे कांपने लगती है और निक से माफी मांगती है, जबकि निक खून बहाते हुए उससे कहता है कि वो उस पर विश्वास करता है,
उसे पूरा यकीन है कि वो अगले राउंड जीतेगी। ये सुन के करेन को हिम्मत मिलती है और वो दोबारा मैच सॉल्व करने लगती है। इधर टायाना जल्दी से पूरे क्राउड को स्कैन करने लगती है ताकि उसे पता चले कि कौन इस मूर्ख लड़की को मतलब क्लोडीन को मदद कर रही है चीटिंग करने में। लेकिन उसे समझ आता है कि अभी तक कोई भी मैजिक क्रिस्टल का यूज नहीं किया है। ये देखकर उसे लगती है कि शायद दूसरी टीम को ये लगता है कि वो बिना किसी चीटिंग किए करेन को हरा सकती है, इसीलिए ये लोग चीटिंग नहीं कर रहा है। अगर ऐसा सब कुछ चलता रहा तो निक का प्लान फेल हो जाएगा, इसीलिए वो लोग प्लान का पार्ट 2 शुरू कर देते हैं। इधर निक टाइम को जाया करने की कोशिश करता है, जबकि टायाना सबको ध्यान अपनी तरफ खींचती है और कहती है कि मैच बहुत ज्यादा लंबा चल रही है, जिस वजह से सब कुछ बोरिंग लग रहा है, तो इसीलिए सारे क्वेश्चन एक ही राउंड में सॉल्व करना चाहिए ताकि मैच तुरंत ही खत्म हो जाए और हारने वाला सारे पेनल्टी पंचेस एक साथ ले ले। उसकी ये बात सुन के सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन सभी लोग बोर भी हो रहा था, जिस वजह से सभी लोग खुश हो जाती है एंड एग्री कर लेती है उसकी बात से। सारे क्वेश्चंस दोनों प्लेयर्स को एक ही साथ दे दिया जाते हैं। करेन को क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता, लेकिन वो खुद उन क्वेश्चन को जानती थी, तो वो जल्दी से शीट को फिल करने लगती है। ये देखकर क्लोडीन डर जाती है, हालांकि उसे पता है कि वो खुद सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकती है, लेकिन वो अपनी स्पीड पे डाउट करती है और चीटिंग करने के बारे में सोचती है। वो अपना मैजिक क्रिस्टल यूज करके क्लॉक टावर में बैठा एक लड़के से बात करती है जो कैलकुलेटर से क्वेश्चन सॉल्व करके उसे आंसर बताता है। टायाना फिर से पूरी एरिया को स्कैन करती है और इस बार उसे ये लड़का दिख जाता है। वो कजुना और जेन के साथ वॉच टावर जाती है और उस लड़के को पकड़ लेता है। लियोन को कुछ गड़बड़ लगता है और वो क्लोडीन को वार्न करने की कोशिश करता है, लेकिन निक उस पर अटैक करके उसे रोक देता है। इधर क्लोडीन को आंसर नहीं मिल पा रही थी एंड फोकस नहीं कर पा रही थी, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। टायाना इस लड़के को बांध कर उधर ले आता है और सबके सामने उसकी मैजिक क्रिस्टल दिखाती है। ओल्ड लेडी तुरंत समझ जाता है कि इधर क्या चल रहा है और टाइगर टीम को डिस्क्वालीफाई कर देती है और वो गार्ड्स को बुलाकर उन्हें ले जाने को कहती है। बाद में निक और उसकी पार्टी टेबरन में डिनर करने जाता है और अपनी जीत का सेलिब्रेशन करते हैं। उस रात उन्हें एक्स्ट्रा कैश भी मिलता है, तो टायाना डिसाइड करती है कि वो कैसीनो जाएगी। काजुना को पता चलता है कि उस कैसीनो में एक स्पेशल आइसक्रीम बिकती है, तो निक को उसके साथ जाना पड़ता है। वो कैसीनो पहुंचते हैं और काजुना आइसक्रीम लाइन पे लग जाता है, जबकि टायाना टेबल पर बैठकर गैम्बल करने लगती है दूसरे 4 लोगों के साथ। वो बहुत सारे पैसा जीतने लगती है। काजुना डिसअपॉइंट होता है कि क्योंकि आइसक्रीम खत्म हो जाती है। वो निक से कहता है कि अब वो घर जाना चाहता है, लेकिन निक उसे कहता है कि थोड़ी देर वेट करो और देखो लोग कैसे गैम्बल करते हैं। तभी टायाना एक लड़के का सारा पैसा जीत लेता है, जो एक अमीर ब्लू हेयर लड़की के लिए पैसा उड़ा रहा था। अचानक से एक बड़ा हंगामा मच जाता है उधर, जब एक जाइंट टाइगर मॉन्स्टर कैसीनो में आ जाता है और तोड़फोड़ करने लगता है। वो सब गार्ड्स को हटा देता है और टायाना को कॉर्नर ले आता है और पूछता है कि निक कहाँ है। टायाना को समझ आता है कि ये मॉन्स्टर लियोन है, जिससे उनका एक दिन पहले फाइट हुआ था। पता चलता है कि जेल में पकड़े जाने के बाद लियोन निक के लिए इतना नफरत से भर गया था कि उसने एक स्पेशल स्वॉर्ड का यूज किया जो कजुना जैसा ही था और उसने उसकी मदद से प्रिजन तोड़कर भाग लिया। स्वॉर्ड की पावर से वो मॉन्स्टर बन गया और निक की स्मेल को फॉलो करते हुए कैसीनो पहुंच गया। वो टायाना से कहता है कि निक का लोकेशन बताए, लेकिन वो कहती है कि उसे नहीं पता। जब वो उसे धमकी देता है तब भी टायाना बस सिगरेट पीती है बड़े स्वैग से, जिससे टाइगर मॉन्स्टर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। अचानक से वो अपना लाइटर जो मैजिक से इन्फ्यूज था उसे यूज करती है और मॉन्स्टर पर ब्लास्ट कर देती है। फिर वो एक ब्लू हेयर वाली लड़की के साथ उधर से भाग जाती है जो उसके साथ ही फंस गई थी, लेकिन टाइगर मैन जल्दी ही हिल कर लेता है और उनके ऊपर एक बेंच फेंकता है एंड उसके रास्ते को ब्लॉक कर देती है एंड उन दोनों को हवा में उछाल देती है। वो उनकी तरफ बढ़ने लगता है। तब टायाना वो जो ब्लू हेयर लड़की है उसके साथ जो लड़का आया था उसको बोलती है कि तुम इस लड़की को लेके इधर से चले जाओ। मॉन्स्टर उसके पास आता है और तलवार निकाल कर उसे मारने वाला होता है कि तभी निक वहाँ आ जाता है और अपनी एनर्जी स्वॉर्ड से उसके अटैक को रोक लेता है। टाइगर मॉन्स्टर निक को देखकर और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो उसे गालियां देने लगता है। फिर वो अपनी तलवार से और ज्यादा डार्क पावर एक्सट्रैक्ट करता है एंड और भी ज्यादा बड़ा मॉन्स्टर बन जाता है। मॉन्स्टर निक को पंच करने की कोशिश करता है, लेकिन निक आसानी से उसके अटैक को डॉज कर लेता है। तब टायाना निक से कहती है कि चलो एक साथ मार्च हो जाते हैं ताकि वो इसे खत्म कर सके। दोनों पीछे हट जाते हैं और कजुना की पावर की मदद से वो दोनों एक साथ मार्च हो जाते हैं एंड एक सुंदर फीमेल नाइट में तब्दील हो जाता है, जिसके पास अमेजिंग आर्मर एंड उड़ने की पावर होता है। टायाना आइस बॉल एबिलिटी का यूज करती है, लेकिन लियोन रेज में आके दीवार तोड़कर कैसीनो के अंदर भाग जाता है। वो सब कुछ तोड़ते हुए एंड लोगों को फेंकते हुए आगे बढ़ता है। टायाना उसे एक आइस प्रिजन शील्ड का यूज करती है जो उसे अंदर कैप्चर कर लेता है और उस पे आइस स्लैश बरसाने लगती है, लेकिन लियोन उस शील्ड से भी निकल जाता है। आखिर में टायाना कैसीनो की कार्ड का यूज करती है जिसके अंदर एंटी मैजिक प्रॉपर्टी होता है, जिससे वो स्पेशल स्वॉर्ड का इफेक्ट सील कर देती है। तब लियोन नॉर्मल हो जाता है और पावर खत्म होने के बाद वो सो जाता है। टायाना उस स्वॉर्ड को आइस प्रिजन में सील कर देती है ताकि कोई दोबारा इस तलवार को यूज न कर सके। लियोन को फिर से जेल ले जाया जाता है, जहाँ निक कुछ दिन बाद उससे मिलता है और दोनों अपनी दुश्मनी भुलाकर सब कुछ नॉर्मल
करना चाहता है। निक उसे कहता है कि जल्दी से जल्द से बाहर आ जाना ताकि वो दोनों मिलकर ड्रिंक पी सके। उसके बाद निक सुबह की ट्रेनिंग कर रहा होता है जब उसकी एक आवाज सुनाई देती है जो उसे कहती है कि वो अपने बेस्ट दे। वो हैरान होती है क्योंकि आवाज बिल्कुल उसकी आइडल एगेट जैसी थी। पहले वो सोचता है कि शायद वो इमेजिन कर रहा है, लेकिन असल में वो एगेट ही होती है जो उसके पीछे भाग रही थी और उसका हौसला बढ़ा रही होती है। वो कहती है कि वो अपने सबसे बड़े फैन के दिल में रहती है और निक ने वो लेवल अचीव कर लिया है। वो कहती है कि अब उसे ब्रेक लेना चाहिए क्योंकि वो थक चुका होगा। निक उसकी बात मान लेता है, लेकिन जैसे ही वो पलट कर देखता है कि पीछे सच में एगेट है, वो डर जाता है। बाद में वो दोनों बेंच पर बैठकर बात करते हैं जहाँ एगेट निक का प्रोग्रेस चेक करती है और देखती है कि अब उसके पास एक गोल है और वो एकदम पहले जैसा नहीं रहा जब वो पहली बार उससे मिली थी। वो कहती है कि उसे उस पर गर्व है, लेकिन उसके बाद वो अपने थॉट्स में खो जाती है। एगेट उसे कहती है कि जिस दिन उसने निक को टिकट दिया था वो कंफ्यूज थी कि क्या उसने सही किया। शो के बाद भी उसका कंफ्यूजन खत्म नहीं हुआ। उसे लगता था कि टिकट देकर उसने निक को एक ऐसा डिस्परेट फैन बना दिया है जो अपनी जिंदगी बर्बाद कर देगा सिर्फ उसके मर्चेंडाइज खरीदने के लिए। एगेट हर बार जब निक को ऑडियंस में देखती थी उसका गिल्ट और भी ज्यादा गहरा हो जाता था। इसीलिए जब उसने देखा कि निक अच्छी जिंदगी जी रहा है उसे बहुत ज्यादा खुशी हुई। ये सब सुनने के बाद निक उससे कहता है कि अगर वो आइडल फैन नहीं बनती तो उसके लाइफ बहुत ज्यादा अलग होती और शायद वो जी भी नहीं पाता। उसने एगेट का शुक्रिया अदा किया और कहा कि उसने उसे डार्कनेस से बाहर निकाला और इस वजह से उसके लिए एक ट्रू आइडल है। एगेट कहती है कि उसका आंसर सुनकर उसे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, लेकिन फिर भी वो कुछ चीजों को लेकर अजीब फील कर रही है। निक समझ जाता है कि उसकी फेवरेट आइडल को कुछ परेशानी है क्योंकि उसने अचानक से अपने सारे शोज और पब्लिक अपीयरेंस कैंसिल कर दिए थे। इसके पीछे एक गहरी कहानी थी। एगेट का असली नाम बिली था और एक टाइम पर वो अपने बॉयफ्रेंड के रेस्टोरेंट पर गाती थी जहाँ कोई नहीं आता था। इस वजह से किसी ने उसका गाना सुना तक नहीं और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी जिंदगी में क्या कर रही है। एक रात एक अमीर गंजे वाले आदमी उसके गाने का तारीफ करता है और उसे बिना मांगे एडवाइस देने लगता है। वो आदमी कहता है कि वो एक प्रोड्यूसर है और पूछता है कि क्या वो आइडल बनना चाहेगी। एगेट इतना ज्यादा हैरान हो गई थी ये बात सुन के कि वो कुछ कह ही नहीं पाई। तभी उसका बॉयफ्रेंड डॉनी वहाँ आ गया और उसने उस गंजे आदमी का सामना किया। पहले वो थोड़ा सा अजीब एक्ट कर रहा था, लेकिन जैसे उसे पता चलता है कि आइडल बहुत ज्यादा पैसा कमाता है उसने तुरंत साइड चेंज कर ली और एगेट को उस आदमी को बेच दिया। इधर एगेट इस विषय को लेकर श्योर नहीं थी, लेकिन डॉनी खुद को उसका मैनेजर डिक्लेयर कर दिया। फिर वो गंजा आदमी उन दोनों को एक आइडल कॉन्सर्ट का टिकट देता है ताकि वो इस दुनिया के बारे में और जान सके। जब एगेट कॉन्सर्ट गई तो वो इतनी शर्मिला थी कि दूसरी लड़कियों से आंखें तक नहीं मिला पा रही थी, लेकिन जैसे आइडल्स स्टेज पर आई और परफॉर्म करना शुरू किया एगेट उनमें खो गई एंड उसकी दिल लालच से भर गई और उसने सोचा कि वो भी उन आइडल्स की तरह बनेगा। वो चाहती थी कि लोग उसका गाना सुने और उन्हें एंजॉय करे, इसीलिए उसने आइडल बनने का फैसला किया। बाकी लड़कियां भी वैसे ही थी और सबने अपने स्टेज नेम्स रखे। जब वो एक आइडल ग्रुप बनने की ट्रेनिंग लेने लगी, जब एगेट को अपने नया काम में सक्सेस और खुशी मिल रही थी, उसका डॉनी के साथ रिश्ता बिगड़ने लगा। डॉनी उससे पैसा मांगने लगा क्योंकि उसका रेस्टोरेंट अच्छा नहीं चल रहा था और वो उसे मना भी नहीं कर पाई। जल्दी उसने देखा कि डॉनी उसके दिए हुए पैसा जुआ में उड़ा रहा है, जो उसके लिए बहुत ज्यादा दुख का कारण था। उसके बदलते बिहेवियर ने एगेट को उनके सफर की शुरुआत के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। डॉनी बस एक रेस्टोरेंट खोलना चाहता था जहाँ सब शांति से खा सके और एगेट स्टेज पर गाना गा के सबका मनोरंजन करे। उस दिन उसने रेस्टोरेंट को घूर कर देखा और सोचा कि टाइम कैसे बदल गया है। उसी दिन उसने निक को देखा। उसने देखा कि निक की गर्लफ्रेंड उससे ब्रेकअप कर रही थी और ये चीज देख के उसको निक पर दया आई। बाद में जब बारिश होने लगी और निक घर लौट रहा था तब एगेट उसका पीछे चली गई। वो उसके पास फाउंटेन पर आई और उससे कैजुअली कॉन्वर्सेशन शुरू की जिससे निक की जिंदगी बदल गई। जल्दी ही डॉनी ने एगेट से कहा कि वो उसके साथ कैसीनो चले ताकि वो उसे दिखा सके कि वो कितना जीत सकता है। पता नहीं क्यों, लेकिन ये बातें एगेट को ब्रेकअप जैसा महसूस हुई। फिर भी वो उसके साथ चली गई। वही उसने पहली बार टायना को देखा जो कैसीनो में सब कुछ जीत रही थी। एगेट ने देखा कि टायना हमेशा उसी की तरफ देख रही थी। उसे लगा कि टायना किसी और को नहीं बल्कि खुद को ही बर्बाद करने आई है। जब टायना ने उसके सारे पैसे जीत लिया तो उसने बस एक हल्की सी स्माइल दिया और धुएं में गायब हो गई। उसके बाद एगेट ने निक और टायना को फ्यूज वर्जन में देखा, लेकिन वो सिर्फ टायना को ही पहचान पाई। उसने देखा कि कैसे टायना ने अपनी मैजिक स्वॉर्ड से उस बड़े टाइगर मॉन्स्टर को हरा दिया और वो उससे इम्प्रेस हो गई। एगेट टायना से इतना ज्यादा इंस्पायर हो चुकी है कि उसने टायना को अपना इंस्पिरेशन बना लिया। अगले सुबह टकले प्रोड्यूसर ने डॉनी के सारे कर्जा चुका दिया और उससे कहा कि वो बस कुकिंग पर ध्यान दे और किसी और चीज की चिंता ना करे। लेकिन उसने ये भी कहा कि उसका एगेट के साथ रिश्ता यही खत्म हो गया है और ये कोई सलाह नहीं बल्कि ऑर्डर था। डॉनी ने उसे फिर भी मना करने की कोशिश की, लेकिन एगेट ने उससे कहा कि उसके रेस्टोरेंट खोलने का सपना बहुत इनोसेंट और स्वीट था और वो भी उस सपने का हिस्सा बनना चाहती थी और वो आइडल बनना छोड़ने को भी तैयार थी। लेकिन डॉनी को उसमें अब भी कोई इंटरेस्ट नहीं थी क्योंकि वो पैसों के पीछे बहुत ज्यादा अंधा हो चुका था। लेकिन एगेट ने उससे कहा कि शायद जितना ज्यादा वो उसके पास रहेगा उसकी जिंदगी और पर्सनैलिटी उतनी ज्यादा बेकार होती जाएगी, इसलिए उन्हें अलग हो जाना चाहिए। डॉनी बस उसकी बात को सुन के हंसने लगा और अपनी
किस्मत और इस ब्रेकअप को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन उसने एगेट से कहा कि ये उसका नुकसान है और एक दिन वो उसे दिखा देगा जब वो उससे ज्यादा सक्सेसफुल हो जाएगा। डॉनी वहाँ से जाने लगा तो एगेट उसके पास आई और उसे वो क्वीन कार्ड दिया जो उसने टायना को दिखाने के दिन उठाया था। उसने डॉनी से कहा कि ये गैम्बलिंग की सुंदर देवी है एंड ये उसकी रक्षा करेगी। डॉनी ने कार्ड उसके हाथ से झटक लिया और उसके आइडिया को बेवकूफी बताते हुए रूम में चला गया गुड बाय कहकर। एंड इसी तरीके से इन दोनों का ब्रेकअप का कहानी इधर ही खत्म हुई। बाद में एगेट ने डॉनी को फिर से देखा जब वो ग्राउंड लेवल से काम शुरू कर रहा था, लेकिन दोनों ने डिसाइड किया कि वो दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करेंगे। आज के प्रेजेंट में एगेट वापस आ गई थी अपने सोलो शो के साथ। अनिदर निक भी ऑडियंस में था। जल्दी एगेट स्टेज पर आई। उसने अपने फैंस से माफी मांगी कि उसने अचानक से ब्रेक ले लिया, लेकिन उसने इस ब्रेक के दौरान एक देवी से मुलाकात की। एगेट ने उस कैसीनो इंसिडेंट के बारे में बताया जहाँ एक सुंदर फीमेल नाइट एक टाइगर मॉन्स्टर को हरा दिया था। ये सुनकर निक शॉक हो गया क्योंकि उसे रियलाइज हुआ कि वो उस दिन वहाँ था। एगेट ने कहा कि उस लेजेंडरी देवी ने उसे उम्मीद और इंस्पिरेशन दी। उसने उसके लिए एक नया गाना लिखा, फिर उसने वो गाना परफॉर्म किया। एगेट ने उस देवी से ये वादा किया कि वो एक ऐसी असल आइडल बनेगी जो अपने फैंस की जिंदगी में उम्मीद ले आएगी। अगले दिन जब निक पार्क में एक्सरसाइज करने के बाद ड्रिंक कर रहा था, उसने अचानक से एगेट की आवाज सुनी। एगेट एक झाड़ी के पीछे छुपकर उससे बातें करने लगी जैसे कि वो उसकी इनर वॉइस हो। निक ने उससे पूछा कि क्या वो अब ठीक है क्योंकि उसने पिछली बार जब मिले थे वो काफी डाउन लग रही थी। एगेट ने जवाब दिया कि हाँ, वो कभी कभी डाउन फील करती है क्योंकि वो भी एक इंसान है। फिर वो बात करने लगी कि कैसे लोग हमेशा परेशानियों से घिरे रहते हैं। तभी उसने एक स्ट्रे पप्पी को देखा जो उसके सामने आ गया। उसने उस पप्पी को बुलाया और उसके साथ खेलने लगी। निक ने तब उससे कहा कि जब भी लोग अपनी परेशानी को सुलझा लेता है तो अपनी जिंदगी में एक कदम आगे बढ़ जाते हैं और यही सबसे अच्छी बात है। कुछ दिन बाद कजुना एक मैजिशियन आर्टिकल के बारे में एक्साइटेड होकर सबको बताता है। वो स्टेपिंग मैन नाम के एक आदमी के बारे में बताता है जो एलिजेंटली एक किडनैपर है जिसके पास घोस्ट जैसे पावर है एंड उसे कोई नहीं रोक सकता। करेन कहती है कि उन्हें ऐसी एविल किडनैपर को हरा देना चाहिए, लेकिन निक उसे मना करता है और कहता है कि स्टेपिंग मैन बस एक इमेजिनरी कैरेक्टर है। कजुना को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है एंड निक को उसका एविडेंस दिखाने लगता है, बट निक उसे इग्नोर करता है और कहता है कि सब कुछ विश्वास मत करो जो तुम मैगजीन में देखते हो। तभी एक ग्रीन हेयर लड़की जो पास से गुजर रही थी वो ये सुन लेती है और अपना कार्ड विंडो पर चिपका देती है। वो अपना इंट्रो देती है। उसका नाम होता है ओलिविया जो उस मैगजीन की चीफ राइटर है जिससे कजुना पढ़ रहा था। कजुना उससे कहता है कि वो उसका बड़ा फैन है। ओलिविया सबको बताती है कि वो सिर्फ राइटर ही नहीं बल्कि एक एडवेंचरर भी है। फिर वो कुछ जिम्नास्टिक मूव्स दिखाती है ताकि वो सबको दिखा सके कि वो कितना ज्यादा कूल है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो गिर जाती है एंड कारेन से टक्कर खा जाती है। बाद में उस रात जब जेन अपनी यूजुअल प्लेजर डिस्ट्रिक्ट विजिट करने वापस आ रहा होता है, वो एक लड़की को देखता है। वो उसके आगे एक अंधेरे रास्ते में चल रही थी। अचानक से वो लड़की दीवार के अंदर खींच ली गई और वो गायब हो गई। ये देखकर जेन के पैरों तले जमीन निकल गया एंड उसका आधा हैंगओवर उतर गया। दूसरी तरफ निक ने कजुना को एक लाइव आइडल कॉन्सर्ट देखने के लिए ले गया था। वापस आते टाइम वो दोनों एगेट के बारे में बात कर रहे थे कि वो कितना ज्यादा कूल है। तभी कजुना को महसूस होता है कि जेन खतरे में है। वो दोनों तुरंत उसके लोकेशन पर पहुंचते हैं और देखता है कि एक इनविजिबल फैंटम उस पर हमला कर रहा है। निक फ्रीक आउट हो जाता है क्योंकि उसे रियलाइज होता है कि ये स्टेपिंग मैन वाला कहानी सच है, लेकिन कजुना ने उसकी इनविजिबिलिटी के ट्रिक को समझ लिया था। उसने स्टेपिंग मैन पर तलवार फेंकी लेकिन वो बस टकरा कर गिर गई। स्टेपिंग मैन हैरान रह गया कि वो उसे देख कैसे पा रहा है। कजुना ने अपने शैडो क्लोन्स बनाया उस पर अटैक करने के लिए, लेकिन स्टेपिंग मैन जंप करके स्टील चेन से अटैक किया एंड क्लोन्स को तोड़ दिया एंड उधर से भाग गया। कजुना उस पर गुस्सा करता है और फिर जेन के पास जाता है जो उस लड़की को पकड़ा हुआ था जिसे स्टेपिंग मैन किडनैप करने वाला था। वो उस लड़की को जेन के फेवरेट एस्टेब्लिशमेंट में ले जाता है जहाँ की बॉस लेडी उसका ध्यान रखती है। उस लड़की का नाम राना है। वो उससे पूछता है कि क्या उसे उस इंसिडेंट के बारे में कुछ पता है। राना कहती है कि स्टेपिंग मैन का उससे पर्सनल बदला है, लेकिन उसे लगता है कि कोई उसकी बात को नहीं मानेगा क्योंकि एक छोटी बच्ची है। लेकिन निक उसे यकीन दिलाता है कि वो लोग उसकी बात को यकीन करेगा। राना बताती है कि उसकी माँ हर रात को घर से निकलती थी स्टेपिंग मैन से लड़ने के लिए, लेकिन अब वो हार चुकी है एंड हॉस्पिटल में एडमिट है। उसकी माँ जानती थी कि स्टेपिंग मैन बच्चे को ले जा रहा है, लेकिन कोई उस पर यकीन नहीं कर रहा था। जेन कहता है कि वो राना की कहानी पर यकीन करता है क्योंकि उन्होंने उस किडनैपर को अपनी आंखों से देखा। और राना की माँ की तारीफ करता है जो अकेले स्टेपिंग मैन से लड़ने गई थी। उसके शब्द सुन के राना इमोशनल हो जाती है और अचानक उठकर जेन से कहती है कि उसे अपना डिसाइपल बना ले। वो कहती है कि जब उसने देखा कि जेन उसे बचाने के लिए लड़ाई किया उसके साथ, ये चीज देख के ये लड़की उसके ऊपर इम्प्रेस हो गई है। वो उसके पास बढ़ती है लेकिन निक उसे रोक लेता है। निक उसके पास बताने वाला था कि कैसे जेन को एक लड़की ने धोखा दिया था सिर्फ उसके कारी बनने के लिए। जेन राना से कहता है कि वो उसकी डिसाइपल बनने के लिए अभी 15 साल छोटी है। राना पूछती है कि फिर उसे कैसा ट्रेन करना चाहिए। जेन कहता है कि पहले
पहले घर जाओ और कल सुबह वापस आना और कभी कोई डेंजरस काम मत करना। वो खुशी से हाँ बोलती है, लेकिन वो फिर से जेन की तरफ भागने लगती है। लेकिन इस बार निक और बॉस लेडी उसे रोक लेता है। इधर बेचारा काजुना को बहुत बड़ा झटका लगता है, मतलब बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट फेस करता है, क्योंकि वो जो स्टेपिंग मैन के बारे में सोच रहा था एंड एक्साइटेड था, वो बस एक चिंदी किडनैपर है। काजुना डिसाइड करता है कि वो इस सस्ता सा किडनैपर का पर्दा फंस करके रहेगा एंड पता करेगा कि ये असल में है कौन। उसके बाद वो इस चिंदी से किडनैपर को डिस्ट्रॉय कर देगा, क्योंकि उसने उसकी उम्मीदों पर पानी फेर दी है। काजुना की इच्छा पूरा करते हुए पूरी टीम एक वाइल्ड वेस्ट स्टाइल बाउंड्री हंटर गिल्ड में जाती है और रिसेप्शनिस्ट के पास जाते हैं और स्टेपिंग मैन के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो अपने नेल्स पेंट कर रहे थे एंड बिजी होती है और उन्हें इग्नोर करती है। उसने सिर्फ निक को पहले देखा था और वो कहती है कि वो हाई रैंकिंग बाउंड्रीज की इन्फॉर्मेशन ऐसी ही नहीं देती है जब तक कोई एडवेंचरर कुछ अचीव न किया हो। लेकिन टायना और बाकी लोग उसकी बात को ऐसे ट्विस्ट कर देते हैं कि लगता है कि स्टेपिंग मैन के सर पर बहुत बड़ा बाउंड्री है और रिसेप्शनिस्ट मजबूरन में उन्हें इन्फॉर्मेशन देती है। वो उन्हें एक आदमी का वांटेड पोस्टर देती है जिसका नाम है हेल हार्डी और उस पर मिड लेवल बाउंड्री है। उसके हिसाब से टीम सर्वाइवर्स के लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं होना चाहिए। उसकी बातें सुन के सबका ध्यान उन पर आ जाते हैं। सब टीम सर्वाइवर्स के नाम जानते हैं, लेकिन कुछ लोग उनसे जलते भी है, खास करके एक डार्क स्किन पोनीटेल वाला आदमी जिसका आंख पर एक पैच है। तब वो बंदा कहता है कि बाउंटी हंटिंग एडवेंचरर्स का काम नहीं है, लेकिन टायना किसी को भी अपने ऊपर चढ़ने नहीं देगी। वो डिक्लेयर करती है कि वो लोग हेल हार्डी को ढूंढकर यहाँ लेके आएंगे। मिस्टर पोनीटेल कहता है कि वो लोग नहीं ला पाएंगे, चाहे तो तुम बेट लगा लो, लेकिन उसे बेट शब्द नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि ये सुनते ही टायना एक मोटी सी कॉइन की पाउच टेबल पर रख देती है और वो पोनीटेल से कहती है कि वो भी इतना ही पैसा लगाए, जो सुन के पोनीटेल बहुत ज्यादा घबरा जाता है। टायना गिल्ड के सभी लोगों को कहती है कि ये पैसा कमाने का सबसे सही मौका है, इस पर तुम लोग बेट लगाओ। पूरा गिल्ड एक गैम्बलिंग फेस्ट में बदल जाता है। लोग अपना किराया, अपनी सेविंग सब कुछ लगा देता है। जल्दी ही निक और उसकी टीम स्लम्स के सबसे बुरी हिस्से में पहुंच जाते हैं, जहां तक नाइट्स भी नहीं जाते। तभी उधर स्लम्स का लीडर चला आता है एंड उन्हें ग्रीट करता है और इधर आने का मकसद पूछता है। निक कहता है कि वो इधर बाउंटी हंटिंग के लिए आया है और कुछ पैसा देता है जानकारी के लिए, पर बुढ़ा आदमी मना कर देता है बताने से कुछ भी। लेकिन निक पूछता है कि क्या यह कुछ अजीब हो रहा है। स्लम्स लीडर कुछ पपीज के पैदा होना और बकवास बातें करता है। वो टीम डिसाइड करती है कि वो खुद ही सर्च करेगी। जाते वक्त स्लम लीडर उन्हें एक सलाह देता है कि नालगावा नाम के आदमी से दूर रहना जब वो काम कर रहा हो। वो ज्यादा कुछ नहीं बताता, लेकिन कहता है कि नालगावा एक इम्पोर्टेंट आदमी है। जैसे जैसे वो लोग और अंदर जाते हैं, बदबू उन्हें परेशान करने लगती है, जिस वजह से करेन को घिन आती है। फिर उधर कुछ थग आ जाते हैं जो उनसे टोल मांग रहा होते हैं। करेन और काजुना उनका काम तमाम कर देते हैं। निक उनके लीडर को पकड़ता है और हेल के बारे में पूछता है। तब गुंडा उनको लोकेशन बताता है और फिर कहता है कि कम से कम जानकारी देने के लिए पैसा दे दो। सब उसे इग्नोर कर देता है, लेकिन जेन उसके साथ थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है और कहता है कि वो मरने वाला है। वो उसकी हालत डायग्नोस करता है और पूछता है कि क्या प्रॉब्लम है। थोड़ी कोशिश के बाद गुंडा कहता है कि उसे काफी दिनों से नींद नहीं आ रही है। वो चिल्लाता है और कहता है कि अजनबी लोग उसकी जिंदगी में दाखिल ना दे, क्योंकि वो लोग उसकी फीलिंग्स को नहीं समझते। कारेन कहती है कि वो समझते हैं। जेन उसे एक पाउच देता है जिसमें नींद लाने वाली दवाई होती है और कहता है कि ये उसकी जानकारी का पेमेंट है। गुंडा जेन को शुक्रिया कहता है और बताता है कि हेल बहुत ज्यादा तेज भागने वाला है, अगर उसने उन्हें देख लिया तो वो तुरंत भाग जाएगा। टीम उस एरिया में पहुंचते हैं जहाँ हेल छुपा है। जेन को बुरा लगता है कि लोग इतनी घटिया जगह में जी रहा है। काजुना हेल को देख लेती है जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टाइम बिता रहा होता है। निक दरवाजा तोड़ देता है, जिससे हेल और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों घबरा जाता है। निक अनाउंस करता है कि वो उसकी बाउंटी कलेक्ट करने आया है। लड़की भाग जाती है डर के मारे और हेल सबको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, जबकि वो विंडो से भागने की प्लानिंग करता है। लेकिन काजुमा पहले से ही विंडो पर होता है एंड उसे पकड़ लेता है। हेल को बांध दिया जाता है और उसे ले जाने लगता है। वेल तभी उनके सामने एक प्रीस्ट आता है। वो निक की टीम को रोकता है। वो पूछता है कि वो लोग उसके पेशेंट को कहाँ ले जा रहा है। हेल उस आदमी को डॉक्टर नालगावा बुलाता है। वो कठोर नजरे वाले प्रीस्ट एडवेंचरर को वार्न करता है कि किसी को भी उसके पेशेंट से छेड़छाड़ का हक नहीं है। निक कहता है कि हेल के सर पर बहुत ज्यादा बाउंटी है, उसने कई क्राइम्स किया है। नालगावा हेल को बेवकूफ कहता है जिसने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी है और उसने हर टाइप के वो क्राइम किया है, बस एक को छोड़ के, जो था मर्डर। वो कहता है कि वो सिर्फ डिजीज का इलाज कर सकता है, लेकिन पापों का नहीं। वो निक से कहता है कि वो उसे ले जा सकता है, वो उसे रोकेगा नहीं, बस एक बार उसका इलाज करना चाहता है। वो निक कहता है कि उसकी पेशेंट को शायद फांसी चढ़ जाए तो उसके इलाज करना बेवकूफी होगी, लेकिन जेन उसे कहता है कि वो गलत है। वो कहता है कि एक प्रीस्ट का फर्ज है कि वो किसी का जान बचाने की कोशिश करे। तब नालगावा उसे पूछता है कि क्या वो भी एक प्रीस्ट है। जेन उसे करेक्ट करता है और कहता है कि वो दोनों पहले प्रीस्ट है। फिर जेन नालगावा से पूछता है कि वो ऐसी जगह पर क्यों है, जबकि जो प्रीस्ट येलो डीमन डिसीज का इलाज कर सकता है वो तो बहुत स्किल्ड होता है, एंड इस टाइप की जगह पर वो भला क्यों आएगा। लेकिन
नालगाबा कोई साफ जवाब नहीं देता। तभी काजुना उस टकले प्रिंस से पूछता है कि क्या उसने स्टेपिंग मैन के बारे में सुना है जो रात में लोगों को किडनैप करता है। वो कहता है कि नहीं सुना। ये सुन के हेल हंसने लगता है एंड कहता है कि इस जगह पे बहुत सारे किडनैपर से भरे पड़े हैं, अगर एक और न्यू आया है तो उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन नालगाबा उसे कोऑपरेट करने के लिए कहता है। तो वो बताता है कि एक रिपोर्टर यहाँ अक्सर आती है और बच्चों को मिठाई देती है उनसे बात करने के लिए। उसके बाद निक और उसकी टीम हेल को बाउंड्री हंटर गिल पे ले जाता है। रिसेप्शनिस्ट इम्प्रेस्ड होती है कि उन्होंने सिर्फ एक ही दिन में उसे पकड़ लिया। टायना फिर मिस्टर पोनीटेल के पास जाती है और सारा का सारा पैसा ले लेती है जो बेटिंग से जमा हुआ था। वो कहने की कोशिश करता है कि कुछ पैसा तो उन लोगों का भी है जो उस पर बेट लगाया था, लेकिन टायना उसे इग्नोर करके सीधा रिसेप्शनिस्ट को पैसा दे देती है। टायना रिसेप्शनिस्ट से कहती है कि जितनी हो सके लिकर इस पैसे से खरीद लो और पूरे गिल को ट्रीट करो। सब लोग खुश हो जाते हैं एंड चिल्लाते हैं कि टायना जानती है कि कैसे पार्टी करते हैं। इधर मिस्टर पोनीटेल को समझ आ जाता है कि वो हर तरीके से हार चुका है। नेक्स्ट मॉर्निंग हैंगओवर में रिसेप्शनिस्ट उन्हें हेल को पकड़ने का रिवॉर्ड देती है और स्टेपिंग मैन के बारे में कुछ जानकारी दे देती है, लेकिन उसके बारे में सिर्फ कुछ बेकार और कंफ्यूजिंग बातें ही मिलते हैं, जैसे कि वो लोगों के गटर ठीक करता है वगैरह वगैरह। कोई भी रिलायबल इंफॉर्मेशन नहीं होती। रिसेप्शनिस्ट भी कह देती है कि इमेजिनरी घोस्ट की जगह किसी एक रियल इंसान को ढूंढो। निक कहता है कि वो एक्चुअली एक किडनैपर को ही ढूंढ रही है जो स्टेपिंग मैन के रूप में छुपा हुआ है। रिसेप्शनिस्ट कहती है कि उसे किडनैपर के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन एक लड़की है जो बच्चों को कैंडी देकर उनसे बात करती है और वो यही गिल्ड में है। वो रिपोर्टर और कोई नहीं, पहले मिल चुकी राइटर ओलिविया है जो अभी राना से बात कर रही होती है। निक और जेन इस बात को सुनकर हंसकर टाल देता है, लेकिन काजुना को कुछ अलग लगता है। वो थोड़ा सा क्यूरियस होता है। काजुना कहता है कि उसने किडनैपर का चेहरा नहीं देखा, लेकिन वो बहुत हल्की चाल से चलती थी और चेन का यूज करता था। कारेन कहता है कि जब ओलिविया उस पे गिर गई थी तो वो काफी भारी लग रही थी और शायद उसने चेन्स को अपने चारों तरफ लपेट के रखा हो। निक हंस के बात को टाल देता है, लेकिन तुरंत कारेन और काजुना से कहता है कि एग्जिट डोर को ब्लॉक कर दो, क्योंकि अब उसे शक हो गया है कि ओलिविया ही किडनैपर है। वो ओलिविया के पास जाता है और पूछता है कि वो बच्चों को कैंडी देने के बाद क्या करती है। ओलिविया थोड़ा सा कंफ्यूजिंग एक्टिंग करने लगती है, जबकि जेन बॉस लेडी और रेना को उधर से ले जाता है। उसके बाद निक फिर उससे पूछता है कि क्या उसका काम बहुत ज्यादा घूमना है। वो हाँ कहती है। फिर पूछता है कि क्या तुम्हारा काम छत से छत पे कूदना भी होती है। ओलिविया एक्टिंग करती है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रही है, लेकिन जब निक पूछता है कि तुम बच्चों को क्यों ले जाते हो और तुम्हारी असली पहचान क्या है, तब उसे पता चल जाता है कि वो चारों ओर से घिर चुकी है। तभी वो टेबल को लात मारकर उसे 2 टुकड़ों में तोड़ देती है और निक के रिएक्ट करने से पहले ही वो छत पर चढ़ जाती है और छत में छेद करके भाग जाती है। उसके बाद सब लोग जेन के फेवरेट एस्टेब्लिशमेंट में चिल कर रहा होता है और डिस्कस करता है कि ये कितना ज्यादा क्रीपी है कि ओलिविया ही स्टेपिंग मैन है। वो कितनी तेज है और उसकी मूवमेंट्स बिल्कुल अलग थी जो उन्हें कभी नहीं दिखी थी। काजुना थोड़ा गुस्से में था क्योंकि ओलिविया अपने आप को ही स्टेपिंग मैन के कैरेक्टर में आर्टिकल लिख रही थी और उसे ये पसंद नहीं आया कि ओलिविया इस जमाने की एक इविल पीटर पार्कर बनने की कोशिश कर रही है। तभी बॉस लेडी उन सभी को बताता है कि आज एक स्पेशल गेस्ट आया है। एक मस्क्यूलर मॉमी रूम पे एंट्री करती है। हमें पता चलती है कि ये लेडी रेना की मॉम है। रेना तुरंत दौड़कर उनके पास जाती है। निक भी उस औरत को जानता था एंड इनका नाम एडा है क्योंकि वो सालों तक एक ए रैंक पार्टी की मेंबर रही थी। एडा नॉस्टैल्जिक हो जाती है जब निक उसके एडवेंचरिंग डेज के बारे में बात करता है और वो कहती है कि उसने एक बार फिप्स नाम के एक आदमी के साथ भी एडवेंचर किया था जो कारेन की आइडल है। एडा सर्वाइवर्स का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि उन्होंने उसकी बेटी का ध्यान रखा। ये लेडी आगे कहती है कि जब तक वो जिंदा है वो कोई भी उल्टा काम नहीं करेगा। सब लोग मान जाते हैं। रेना जेन को मास्टर कहकर बुलाती है, जिसे सुनकर एडा सरप्राइज हो जाती है। तब जेन रेना से क्लियरली कह देता है कि जब भी वो उसकी उम्र की कोई लड़कियों को देखता है उसे डर लगता है क्योंकि कुछ टाइम पहले एक लड़की ने उसे धोखा दे दिया था। वो कई मंथ जेल में रहा और जब बाहर आया तब से उसे यंग गर्ल फोबिया हो गया है। इसका मतलब रेना की उम्र की लड़कियों को देख के बेचारे को डर लगता है। तब रेना उसे याद दिलाती है कि उस रात उसने उसकी रक्षा की थी। इधर जेन बताता है कि कोई भी समझदार इंसान उस हालत में तुम्हारी मदद ही करता, लेकिन वो ये भी कन्फेस करता है कि जब वो रेना को बचाया था तो उसे लगा कि शायद उसका ये जो कर्ज था वो निकल गया है। इस वजह से वो चाहता है कि रेना 15 साल तक इंतजार करे। एडा इस बात की गलत मतलब निकालती है और कहती है कि वो अपनी बेटी की शादी उसे नहीं होने देगी। रेना आगे आती है और सारे का सारा कंफ्यूजन क्लियर करती है। वो कहती है कि जेन सिर्फ उसका मास्टर है और वो फ्यूचर में बॉयफ्रेंड चूज करते वक्त थोड़ा ज्यादा केयरफुल रहेगी। सब लोग हंसने लगता है कि जेन को रिजेक्ट कर दिया गया है। थोड़ी फ्रेंडली मस्ती के बाद एडा सब कुछ जान जाती है। वो एक बार फिर सबका शुक्रिया करती है कि उन्होंने उसकी बेटी की जान बचाई। वो आगे कहती है कि अब स्टेपिंग मैन का पीछा छोड़ देना चाहिए। एडा कहती है कि स्टेपिंग मैन जो कि शायद वो रिपोर्टर लड़की है, वो लड़की बहुत ज्यादा पावरफुल है। निक मान जाता है लेकिन कहता है कि वो उसे ऐसे ही लोगों को किडनैप करने नहीं देगा। वो एडा से कहता है कि उसके पास ये अधिकार नहीं है कि वो उन्हें रोके, क्योंकि जिनके सर पर बाउंटी है उन्हें टारगेट करना उनका हक है। एडा भी यही जानती है और असल में उसने ही स्टेपिंग मैन पर बाउंटी रखवाई थी ताकि एडवेंचर
एडवेंचरर्स उससे लड़ने आए, लेकिन अब वो ओलिविया का पीछा छोड़ने का प्लान बना रही है और सोचता है कि ये काम नाइट को दे देना चाहिए। तभी निक उसके सामने झुक जाता है और उससे पूछता है कि वो उन्हें बताए कि वो लोग कैसे स्ट्रॉन्ग बन सकता है उस लड़की मतलब ओलिविया को हराने के लिए। वो अगले पल हमें दिखाया जाता है कि अडा साहब को एक मशरूम का सूप पीने को देती है जो काफी टेस्टी होता है, लेकिन निक को समझ नहीं आता है कि इसका पर्पस क्या है। अडा उसे बताती है कि इस सूप में मैजिक मशरूम है जो उनके छिपे हुए मैजिक पोटेंशियल को एक्टिव करेंगे। वो जानती है कि स्टेपिंग मैन से लड़ने के लिए काफी सारे एजाइल मूवमेंट चाहिए, इस वजह से वो मानती है कि मैजिक का सही इस्तेमाल करने से ही वो लोग जीत सकते हैं। निक कहता है कि उसे मैजिक में कॉन्फिडेंस नहीं है और टायना कहती है कि वो मिली रेंज में मैजिक नहीं चला सकती है। इधर जेन भी वही बात कहता है। करेन कहती है कि वो ट्राई करेगी, लेकिन उसे कॉम्प्लेक्स चीजें समझना मुश्किल लगता है। एडा उनका मजाक उड़ाती है और कहती है कि ये सर्वाइवर्स कितनी जल्दी गिव अप कर देती है। फिर वो एक मैजिक लाइटर करेन को देती है और कहती है कि बर्न शॉप चैंट करते हुए अपना मैजिक उसमें डालो। करेन कोशिश तो करती है लेकिन वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाती है और गिव अप कर देती है। उसके बाद आडा लाइटर निक को दे देती है जो अभी भी अनश्योर है कि क्या वो यूज कर पाएगा या नहीं, लेकिन फिर भी वो अपनी पहली कोशिश से ही एक छोटी सी आग जला लेता है। उसके दोस्तों को बहुत हैरानी होती है और निक खुद भी चौंक जाता है, लेकिन वो कहता है कि इतनी सी आग स्टेपिंग मैन को हराने में काम नहीं आएगी। एडा उसे बताती है कि वो सिर्फ उसकी मैजिक पोटेंशियल टेस्ट कर रही थी, ना कि उसे फायर मैजिक यूज करने को कह रही थी। फिर वो उसी लाइटर से एक बड़ी फ्लेम निकालती है और निक से कहती है कि अगर वो लगातार प्रैक्टिस करे तो वो भी ऐसा कर पाएगा। उसके बाद इनका ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाता है जिधर निक एक रोप पर चल रहा होता है और इधर आडा उसे बताती है कि स्टेपिंग मैन दो मेन एन्चेंटमेंट स्पेल का यूज करता है, लाइट बॉडी और हैवी बॉडी। क्योंकि निक क्लोज कॉम्बैट में लड़ता है, आडा चाहती थी कि वो लाइट बॉडी का यूज कर सके एंड इस टेक्निक को वो सीखे। वो उसे कहती है कि रस्सी पर 10 बार जंप करे। निक सोचता है कि ये तो बहुत ज्यादा इजी काम होगा और जंप करना शुरू कर देता है। हर बार वो परफेक्ट लैंड करता है बिना किसी गलती के। सब लोग सोचने लगता है कि वो आराम से कर लेगा, लेकिन 9th जंप पर वो गलती कर देता है और जोर से जमीन पर गिर जाता है। एक रात एक लड़की ब्रेड खरीदने के बाद अपना घर जा रही होती है, तभी स्टेपिंग मैन अचानक से उधर चला आता है और उसे उठाकर उधर से ले जाने लगता है। लकीली उधर कजुना तुरंत पहुंच जाता है और स्टेपिंग मैन को एक किक मार कर हटा देता है, जबकि करेन उस लड़की को सुरक्षित पकड़ लेता है। बाकी टीम स्टेपिंग मैन को घेर लेती है और कहती है कि अब उसका खेल खत्म हो गया है, लेकिन निक अब भी कंफर्म करना चाहता है कि क्या स्टेपिंग मैन ही ओलिविया है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। स्टेपिंग मैन बस भाग जाता है उधर से। कजुना कहता है कि स्टेपिंग मैन एक साथ अटैक मैजिक, मूवमेंट मैजिक और इल्यूजन मैजिक यूज करता है, तो ये तो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है या फिर कोई मैजिक टूल का यूज कर रहा है। वो टायना कहती है कि वो किसी ऐसे आदमी को जानता है जो मैजिक टूल्स का एक्सपर्ट है। अगले दिन निक जेल में बंद लियोन से मिलता है। उसे कुछ टेस्टी खाना खिलाने के बाद निक उससे पूछता है कि क्या वो किसी ऐसे टूल के बारे में जानता है जो किसी के प्रेजेंस को छुपा सके। टाइगर सीरियस हो जाता है और कहता है कि वो शायद इल्यूजन किंग्स ज्वेल के बारे में बात कर रहा है जो आमतौर पर किसी और मैजिक टूल के अंदर छुपा होता है। निक पूछता है कि उसे कैसे तोड़ सकते हैं। लियोन बताता है कि इल्यूजन तोड़ने के लिए बस यूजर का नाम लेना होता है, लेकिन निक ने तो ओलिविया का नाम लिया था और इल्यूजन नहीं टूटा। इसका मतलब है कि कोई और है जो डिस्गाइज में छुपा हुआ है। अगले दिन निक अपने ट्रेनिंग पर लौटता है और इस बार वो सक्सेसफुली टाइट रोप पर फ्रंट फ्लिप कर लेता है। एडा उसे और ज्यादा पुश करती है और निक को याद आता है कि उसने स्टार्टिंग के बाद से ही कभी इतनी हार्ड ट्रेनिंग नहीं की। उसे याद आता है कि कैसे उसके फादर फिगर अर्गुस ने उसे तलवार चलाना सिखाई थी और बताया था कि वॉरियर बनने का मतलब सिर्फ हथियार चलाना नहीं होता। अब प्रेजेंट में निक आसानी से एक लाइन से दूसरी लाइन पर जंप करता है और अपनी एजिलिटी दिखाता है और सेफली लैंड करता है। तभी उसके फ्रेंड्स उधर आ जाता है। जेन बताता है कि उसने आसपास के लोगों से बात की जिनकी घरों की छत टूटी हुई थी या फिर लीक हो रहा था। निक कहता है कि अब मजा आएगा क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि स्टेपिंग मैन किधर से जाता है, क्योंकि स्टेपिंग मैन घर की छतों पर जंप कर करके जाता है। वो उस रास्ते को देखता है और पता चलता है कि वो रास्ता स्लम्स तक ले जाता है। वो स्लम्स के लीडर के पास जाता है एंड पूछता है कि क्या उसके पास कोई न्यू इन्फॉर्मेशन है। स्लम्स लीडर कहता है कि उसे कुछ ज्यादा पता नहीं है, बस इतना पता है कि 2 पपीज मर गया है। फिर वो बताता है कि एक लड़की जो स्लम्स की रहने वाली थी उसकी लाश रिसेंटली कॉमन बरियल ग्राउंड से ले जाई गई, लेकिन किसी को नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ था और स्लम लीडर उसकी चेहरा भी याद नहीं कर पाता। जब सर्वाइवर पार्टी स्लम से लौट रही होती है तब एक गहरी मिस्ट उन्हें घेर लेती है। कजुना को महसूस होता है कि कोई उनके पास आ रहा है, मतलब उनका पीछा कर रहा है। वो अपने दोस्तों को टेलीपैथी के जरिए वार्निंग देता है और तभी अचानक से ओलिविया पास के एक पेड़ से उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है। वो निक पर कुछ कुंफू मूव से हमला करती है, लेकिन निक अपनी लाइट बॉडी मैजिक का यूज करके उसके ऊपर कूद जाता है और उसके अटैक से बच जाता है। ये देखकर ओलिविया उस पर इल्जाम लगाती है कि वही स्टेपिंग मैन है। निक जवाब देता है कि असली में तो तुम स्टेपिंग मैन हो, मैं नहीं। ओलिविया फिर से अटैक करती है और जब निक उसके वार से बच जाता है तो पीछे का जो रेलिंग था वो भाई एकदम चकनाचूर
चकनाचूर हो जाता है। कजुना अपने क्लोन्स के साथ फाइट में शामिल होता है, लेकिन सरप्राइजिंगली ओलिविया भी क्लोन मैजिक का यूज कर सकती है और वो तुरंत कजुना का क्लोन्स को हरा देती है। सब लोग हैरान रह जाते हैं, लेकिन निको लियोन की शब्दों की याद आती है और वो पूरे कॉन्फिडेंट के साथ ओलिविया से पूछता है कि क्या तुम असली ओलिविया हो। ये सुनते ही ओलिविया एक बार फिर से पागलों की तरह बिहेव करने लगती है। वो कहती है कि भले ही उस पर स्टेपिंग मैन होने का इल्जाम लगाया गया हो, वो इसे अपने खिलाफ नहीं लेगी। इधर उसकी बात को सुन के निक कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि उन्हें बैठकर आराम से बात करना चाहिए। ओलिविया फिर बताती है कि वो एक स्टेपिंग मैन है, लेकिन वो वाला स्टेपिंग मैन नहीं है जो किडनैप करता है। वो कहती है कि पहले स्टेपिंग मैन का टाइटल उन सभी लोगों के लिए था जो छतों पर उछल कूद करते थे, लेकिन आप कोई इसका गलत फायदा उठा रहे हैं। निक बोलता है कि अगर उसने बाउंटी हंटर गिल्ड में पहले ये सब कुछ बता दिया होता तो सब कुछ कितना आसानी से हो जाता, लेकिन ओलिविया को उसकी परवाह नहीं है। इधर वो अपनी शक्ति से टूटी हुई रेलिंग को ठीक कर देती है और तभी निक अचानक से उससे उसके क्लोन के स्किल के बारे में पूछता है। ओलिविया कजुना को धमकाने की कोशिश करती है कि वो उसकी एंशिएंट मैजिक का राज खोल देगी, लेकिन कजुना भी कहता है कि वो भी उसकी राज खोल देगा। आखिर में दोनों कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं और एक साथ मिलकर स्टेपिंग मैन को पकड़ने का फैसला करते हैं। वो बुडियल हाउस जाते हैं जहाँ स्लैम की लड़की की डेड बॉडी रखी होती है। कॉफिन खोलने पर कुछ अजीब नहीं दिखता, लेकिन ओलिविया सबसे कहती है कि लड़की के फेशियल फीचर को डिटेल्स में डिस्क्राइब करे। कोई भी उस लड़की के चेहरे को याद नहीं कर पा रहा था। तब ओलिविया बताती है कि किसी चीज ने उनकी सेंस और एबिलिटी पर असर डाला है। वो लड़की की बॉडी को घुमाती है और एक छोटी सी लाल जेमस्टोन उसकी बॉडी से गिरती है। जेन उसे उठाता है और ओलिविया कहती है कि शायद ये इल्यूजन किंग्स ज्वेल का फ्रेगमेंट है। सब सोचने लगता है कि किसी ने इस लड़की की पहचान छुपाने के लिए इतनी कोशिश क्यों की। ओलिविया पत्थर को क्रश कर देती है ताकि उसकी इफेक्ट खत्म हो जाए। तभी वो लोग देखता है कि लड़की के हाथ पर एक पुराना बर्न मार्क है और उसकी गर्दन के नीचे एक तिल भी है। जेन उसकी आंखों को इंस्पेक्ट करता है और उसे पता चलता है कि उसमें येलो डीमन डिसीज की ट्रीटमेंट का इफेक्ट है। बाद में जब वो उस लड़की के बारे में जानकारी ढूंढते हैं तो पता चलता है कि वो एक ब्लैक स्मिथ की बेटी थी और 1 महीने से गायब थी। वो डिसाइड करते हैं कि उसकी बॉडी उसके माँ बाप को वापस कर देना चाहिए। जेन कहता है कि उसके बाद वो उसका अंतिम संस्कार कर सकते हैं। निक फिर जेन से पूछता है कि क्या उसने स्टेपिंग मैन की असली पहचान जान ली है। तब जेन कहता है कि हाँ, और अब हमें किसी भी हालत में उसे रोकना होगा। अगले दिन स्टेपिंग मैन अपनी चेन की मदद से सिटी में इधर से उधर जा रहा था, लेकिन तभी निक पीछे से उसे लात मार के नीचे गिरा देता है। वो दोनों एक बिल्डिंग के छत पर गिरते हैं और स्टेपिंग मैन निक से कहता है कि उसका लाइट बॉडी अभी भी कमजोर है, लेकिन उसका मार्शल आर्ट्स काफी अच्छा है। निक उससे पूछता है कि वो बार बार एक जैसा क्राइम क्यों करता है, क्या उसे ओवर कॉन्फिडेंस है या फिर वो चाहता है कि उसे पकड़ लिया जाए। स्टेपिंग मैन निक पर अटैक कर देता है, लेकिन निक आसानी से उसकी वार से बच जाता है। फिर निक उस पर हमला करता है और जोर से चिल्लाकर कहता है कि उसने समझ लिया है कि स्टेपिंग मैन लोगों को क्यों किडनैप करता है और उनकी लाशें स्लैम्स में क्यों मिलती है। दोनों के बीच जोर का मुकाबला होता है। तब स्टेपिंग मैन कहता है कि निक अभी तक सबसे इम्पोर्टेंट बात समझ नहीं पाया है। तब निक कहता है कि नहीं, तुम गलत हो। वो कहता है कि उसे हमेशा से ये अजीब लगता था कि एक स्किल हीलर जिसका नाम नालगावा वो स्लैम्स में रहकर काम क्यों कर रहा है और वही से रिसर्च पेपर क्यों पब्लिश करता है। जैसे ही वो नालगावा का नाम लेता है वैसे ही इल्यूशन मैजिक टूट जाता है और हमें पता चल जाता है कि स्टेपिंग मैन और कोई नहीं, वो है नालगावा। नालगावा निक को उसकी समझ पर बधाई देता है। निक कहता है कि जो लाश उन्होंने पहले पाई थी उसमें येलो डीमन डिजीज थी। निक सोचता है कि जब ये बीमारी इतना ज्यादा जानलेवा है और जल्दी जल्दी फैलता है तो ये सिर्फ स्लम्स तक ही क्यों सीमित है, मेन सिटी में क्यों नहीं फैल रही। इसका मतलब है कि इसमें कोई ह्यूमन फैक्टर जरूर है, जैसे कि जेन ने उसे पहले बताया था। निक अब जानता है कि नालगावा लोगों को किडनैप इसलिए करता है कि ताकि येलो डीमन डिसीज का इलाज ढूंढने के लिए ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सब्जेक्ट हो उसके पास। नालगावा कहता है कि अब उनके बीच और कुछ बात नहीं बची। निक उस पर हमला करता है। नालगावा उसके अटैक को ब्लॉक करता है, लेकिन तभी निक ऊपर उछलकर एक पावरफुल किक उस पर मारता है। नालगावा कहता है कि छत इस प्रेशर को नहीं झेल पाएगा, लेकिन निक ने तो यही प्लान किया था। छत टूट जाती है और दोनों नीचे गिर जाता है। नीचे पहुंचकर नालगावा देखता है कि निक की पूरी टीम उस घर में आ चुकी है। जेन आगे आकर उससे पूछता है कि नालगावा ये सब क्यों कर रहा है। नालगावा बताता है कि उसकी बेटी येलो डीमन डिसीज से मर गई थी। जेन कहता है कि उसने ये सब अपने रिसर्च में समझा। लोग सोचते हैं कि ये बीमारी बस लोगों तक ही सीमित है, मतलब ज्यादा फैलता नहीं है, लेकिन एक दिन नालगावा की बेटी एक पेशेंट का ख्याल रखते वक्त उसके ब्लड से इन्फेक्ट होके वो मर गई। नालगावा गुस्से में कहता है कि उसकी बेटी सिर्फ मदद करना चाहती थी, लेकिन लोगों ने उसके बारे में घटिया रूमर्स फैला दी कि उसने किसी पेशेंट के साथ फिजिकल रिलेशन बना लिया होगा। मरने के बाद भी उसकी बेटी को बदनाम
खत्म किया गया है। नालगावा इस सबसे बहुत ज्यादा नाराज हुआ था और उसने इस डिजीज की इलाज ढूंढने की कसम ले ली। चाहे कितना भी लोग इस प्रोसेस में मर जाए, उसे इस बात का कुछ फर्क नहीं पड़ता। जेन कहता है कि वो कैसे एक ही टाइम पे वो इतना ज्यादा क्रूल और इंस्पिरेशनल हो सकता है। नालगावा कहता है कि हर इंसान के अंदर दो पहलू होता है और दोनों ही सच होता है। जेन आगे बढ़कर उसे उस लड़की के बारे में बताता है जिसके बॉडी को उन्होंने कॉमन बेरियल ग्राउंड में पाया था। जेन कहता है कि जब उसने उसकी बॉडी को उसके माता पिता को वापस दे दिया और उसे मौत का कारण बताया तो पूरी की पूरी बस्ती उसके लिए रो पड़ी। जेन कहता है कि वो लड़की कोई नॉर्मल नेमलेस वाला गर्ल नहीं है। चाहे नालगावा उस लड़की को ना जाने, लेकिन इस दुनिया में ऐसा बहुत सारा लोग है जो उस लड़की को चाहा एंड उस लड़की को प्यार किया एंड उस लड़की के बारे में चिंता किया। तब नालगावा कहता है कि चाहे तुम लोग मुझे यही रोक दो, लेकिन इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला। जेन कहता है कि वो जानता है, लेकिन हर बदलाव एक छोटी सी कोशिश से ही शुरू होता है। तभी काजुना किसी के आने का एहसास करता है और सबको वार्न करता है। वेल तभी अचानक से एक मैजिक बीम दरवाजे के आर पार होके नालगावा के पेट में जाकर लगती है। दरवाजा तोड़कर एक आदमी डिमोनिक अरमान में अंदर आता है। नालगावा उसे पूछता है कि तुम इधर क्यों आए हो। डिमोनिक मैन कहता है कि वो चाहता है कि उसे हेल्प करे, लेकिन नालगावा ने अब बहुत ज्यादा ही बोल दिया है, इसीलिए अब उसे चुप कराना पड़ेगा हमेशा हमेशा के लिए। जेन नालगावा को हिल करने की कोशिश करता है, लेकिन डिमोनिक आदमी उसे मारकर दूर गिरा देता है और कहता है कि अपने मैजिक को बचा के रखो, क्योंकि अब वो और उसकी टीम को वो मारने वाला है। कारेन और टायाना दोनों आइस मैजिक एंड फायर मैजिक से उस पर हमला करती है, लेकिन ये बंदा वो दोनों को आसानी से डॉज करता है और फिर उन्हें भी जोर से मार के दूर गिरा देता है। इस मौका का फायदा उठाकर जेन नालगावा को हील करता है। नालगावा कहता है कि वो अपना वक्त बर्बाद कर रहा है। वो कहता है कि जेन गलत काम कर रहा है, जबकि उसके साथियों को मदद की जरूरत है, तब वो उसे मदद कर रहा है, जबकि मदद उसके दोस्तों को चाहिए। नालगावा कहता है कि जेन की ये दया असल में एक तरह का स्वार्थ है और ये सबको मरवा देगा। जेन ये सुनकर हिल जाता है। निक उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके साथ मार्च हो जाए, क्योंकि अब दूसरे सब गिर चुका है, लेकिन इधर जेन फैसला नहीं कर पाता और इसी दौरान ये डिमोनिक आदमी निक को भी जोर से मार देता है। इधर जेन पैनिक कर जाता है। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। तभी उसके दिमाग में टेलीपैथिक मैसेज आता है ओलिविया का, जो कहती है कि वो थोड़ा सा टाइम ले ले और वो उसके लिए मौका बनाएगी ताकि जेन फैसला ले सके। अचानक ओलिविया छत से नीचे आती है और ये डिमोनिक आदमी को किक मारकर दूर गिरा देती है। वो उस आदमी को मैजिक टूल्स का चोर, अजीब रिचुअल्स करने वाला, ये सब कहकर पुकारती है। ओलिविया इस आदमी को व्हाइट मास्क के नाम से जानती है, लेकिन वो नहीं जानती कि ओलिविया कौन है। ओलिविया डिटेल में अपने बारे में बताती है। तब व्हाइट मास्क कहता है कि उसका ये ज्यादा ज्ञान ही उसकी मौत का कारण बनेगा। वो ओलिविया पर वार करता है, लेकिन ओलिविया उसकी तलवार को हाथों से रोक लेती है और फिर तेज रफ्तार से उसके पीछे अटैक करती है। व्हाइट मास्क कुछ समझ नहीं पाता और तब तक ओलिविया उस पर बार बार अटैक करती है और उसका मास्क क्रैक कर देती है, लेकिन मास्क बार बार खुद को रिजेनरेट कर रहा होता है। ओलिविया समझ जाती है कि ये मास्क एक प्राचीन सभ्यता की रेलिक है और उसका अटैक इसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है। इस बीच निक और जेन फाइनली एंशिएंट फ्यूजन मैजिक से एक हो जाते हैं। व्हाइट मास्क हैरान हो जाता है एंशिएंट मैजिक का यूज देखकर और वो सोचता है कि क्या ये वही सेक्रेट ब्लेड यूज कर रहे हैं जो पिछले लड़ाई में इस्तेमाल नहीं हुआ था। इधर जेन एंड निक जानता है कि व्हाइट मास्क भी कुछ सिमिलर पावर का यूज कर रहा है और वो दोनों डिसाइड करता है कि अब उसे दिखाना पड़ेगा। व्हाइट मास्क अपने स्पेशल पावर का यूज करते हुए भागती हुई ओलिविया को एक रेड स्पेयर में ट्रैप कर लेता है। वो उसे जमीन पर गिरा देता है और ओलिविया उधर से उठ भी नहीं पा रही होती है। व्हाइट मास्क बताता है कि ये रेड स्पेयर में ग्रेविटी, टेम्परेचर और एयर प्रेशर सब कुछ बढ़ जाता है। एक नॉर्मल इंसान उसमें ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता। इधर ओलिविया का हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो बस उसे गाली दे सकती थी, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। जेन उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन काजुना उसे रोकती है। कहती है कि अगर वो करेगा तो वो खुद भी उस स्पेयर में फंस जाएगा। तभी व्हाइट मास्क उन पर अटैक करता है और जेन मुश्किल से उस अटैक को रोकता है। फिर वो अपनी सुपीरियर मोबिलिटी का यूज करके व्हाइट मास्क पर अटैक कर देता है। व्हाइट मास्क उसके तेज अटैक से मुश्किल में आ जाता है। वो हैरान रह जाता है कि जब वो देखता है कि जेन हवा में इनविजिबल फुट होल्स को बनाकर डायरेक्शन बदल रहा है। इस वजह से व्हाइट मास्क का कनेक्शन रेड स्पेयर से हट जाता है और उस मौका का फायदा उठा के ओलिविया उड़ जाती है, क्योंकि स्पेयर की शक्ति बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। इधर ओलिविया अपने मैजिक का यूज करके रेड स्पेयर को तोड़ देती है और फिर एक भारी सी पॉट व्हाइट मास्क पर फेंक देती है। व्हाइट मास्क उससे बच जाता है, लेकिन फिर वो जेन की तरफ अटैक करता है। वो हिट लैंड करता है, लेकिन ये तो वही था जो जेन चाहता था। अचानक से काजुना का क्रॉस शेप्ड स्पेल व्हाइट मास्क के मुंह पर आकर सीधा लगता है। सबको लगता है कि लड़ाई खत्म हो गई है, लेकिन व्हाइट मास्क अपने मास्क से उस वेपन को हटा देता है। उसके बाद वो ऑटोमेटिक हिल हो जाता है। व्हाइट मास्क मानता है कि उन सब की ताकत उसके अनुमान से ज्यादा थी, इसीलिए अभी उसे खतरा महसूस हो रहा है, जिस वजह से वो एक बड़ा धमाका के साथ उधर से भाग जाता है। बिल्डिंग बिल्कुल टूट गई थी, लेकिन खुशी की बात यह थी कि सब लोग सुरक्षित थे। लेकिन इधर नालगावा को चोट लग गया था। जेन और करेन उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ता है। ओलिविया उन्हें रोकता है। नालगावा जेन से कहता है कि दूर रहो, बिकॉज अब देर हो चुकी है, क्योंकि उसको भी येलो डिमन डिसीज हो चुकी है। नालगावा सबको कहता है कि उसे छोड़कर सब लोग इस बिल्डिंग
बिल्डिंग से निकल जाए क्योंकि ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकता है। जेन ने उस पर एक पेन नंबनिंग स्पेल का यूज कर दिया जिससे उसका दर्द कम हो जाए। इधर बिल्डिंग गिरता जा रहा था। नालगवा उन सबको बोला कि मैं जब अपनी बेटी से हेवन में मिलूंगी तो मैं उसे ये कहानी जरूर सुनाऊंगी कि कैसे उसने एडवेंचरर्स के साथ लड़ाई की। जेन और उसकी टीम उधर से भाग जाता है क्योंकि कुछ ही देर में ये बिल्डिंग पूरा टूट बिखर के एक कचरे का ढेर बन जाता है। सब लोग नालगवा की मौत का शोक मनाती है। करेन निक से कहती है कि इतना उदास मत हो क्योंकि आखिर में उसने एक बुरा आदमी की आत्मा को शांति दी। ये सुनकर निक और भी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और फिर से रो पड़ता है। स्टेपिंग मैन का तो क्या इधर ही खत्म हो गया, लेकिन ओलिविया कहती है कि अभी वो लोग आराम नहीं कर सकते। व्हाइट मास्क अभी भी जिंदा है और कुछ भी कर सकता है और ये भी हो सकता है कि व्हाइट मास्क के पीछे और भी ज्यादा शक्तिशाली लोग पड़े हो जो उसे कंट्रोल करते हैं। अगर उसके मास्टर ने उसे फॉरबिडन वेपन का यूज करने का परमिशन दे दी तो सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। सब कुछ साइड में रखकर निक ओलिविया से पूछता है कि वो असल में है कौन, क्योंकि वो एक नॉर्मल रिपोर्टर से काफी ज्यादा ताकतवर और इंटेलिजेंट है। बाकी सब भी उसे कहता है कि अब वो अपनी असली पहचान बताए क्योंकि अब वो सब एक ही टीम के साथ है। ओलिविया काजुना के पास जाती है और पूछती है कि क्या वो स्वॉर्ड ऑफ बोन्स है। काजुना हाँ में सर हिलाता है। तब ओलिविया अपनी पहचान बताती है। वो एक एलिमेंटल क्लास एंटी डीमन गॉड कॉम्बैट ट्रेनिंग प्रोग्राम, बाप रे क्या नाम है इसका, जिसे स्वॉर्ड ऑफ वार्ड भी कहा जाता है। व्हाइट मास्क के साथ बैटल करने के बाद सब सर्वाइवर अपने रूम में लौट जाते हैं और थोड़ा टाइम आराम करते हैं अपने इंजरीज को हील करने के लिए। काजुना थोड़ा परेशान होता है कि सब लोग बस कुछ नहीं होने पर भी इतना अजीब बिहेव कर रहा है। तब अचानक से निक अपने बेड से उठता है और एक ड्रॉयर से एक टूटी हुई तलवार को निकालता है। इस तलवार को देखते ही उसकी पुरानी यादें ताजा हो जाती है। हमें पता चलता है कि जब वो छोटा था और अपने मॉम डैड के साथ लेब्रियत सिटी में जा रहा था तब उनकी कैरेज पर हमला हो गया था। छोटे निक को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी मॉम ने एक सीक्रेट कंपार्टमेंट खोला जहाँ पैसा छुपा हुआ था एंड निक को उसमें डाल दिया। उसके मॉम ने उसे कहा कि वो और उसकी डैड उसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ये बोलकर उसकी मॉम कंपार्टमेंट की दरवाजा बंद कर दिया। निक को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने बाहर तलवार की आवाज सुनी। फिर एक डाकू कैरेज के अंदर आया और लूट करने के लिए तलाश करने लगा। उसने बैरल के नीचे सीक्रेट कंपार्टमेंट भी देख लिया था, लेकिन तब तक निक वहां से भाग चुका था। भागते भागते निक की मुलाकात आर्ग्यूस से हुई, लेकिन आर्ग्यूस अचानक से छुरी निकाल ली। लेकिन उसने उस छुरी का इस्तेमाल निक को मारने के लिए नहीं बल्कि उस डाकू को मारने के लिए यूज किया। फिर आर्ग्यूस ने निक को गले लगाया और माफी मांगी। बोला कि वो देर से आया और अपने दोस्त को उन डाकू से नहीं बचा पाया। उस दिन के बाद आर्ग्यूस ने निक को अपना बेटा बना लिया और एक एडवेंचर बनाने की ट्रेनिंग दी। उसने निक को उसकी पहली मिशन में स्लाइम से भरे इलाका में ले गया और उसे सिखाया कि एक एडवेंचर को दूसरे पर भरोसा करना चाहिए, लेकिन हमेशा सतर्क भी रहना चाहिए। इधर बेचारा निक चलते चलते स्लाइम पर पैर रख दिया और फिसल कर नीचे गिर गया, जो देखकर आर्ग्यूस हंसने लगा। जल्दी ही आर्ग्यूस उसे एक छोटा स्वॉर्ड गिफ्ट किया जब वो एक प्रॉपर एडवेंचरर बन गया। लेकिन वो तलवार एक मॉन्स्टर से लड़ते वक्त टूट गई। लेकिन निक अब भी उसी टूटी हुई तलवार को पकड़ा होता है जिसमें कई सारे यादें जुड़ी हुई है। सोचता है कि जब आर्ग्यूस ने उसे पार्टी से निकाला था तो अगर उसने कुछ अलग किया होता तो शायद वो आज पार्टी में रह सकता था। वो पुरानी बातों में खो जाता है और सो जाता है। बारिश शुरू होने पर उसकी आंखें खुलती है। थोड़ी देर बाद निक उठता है और अपने बिस्तर पर बैठ जाता है। तभी उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। वो विंडो के पास जाता है और सड़क पर एगेट को देखकर हैरान रह जाता है। वो खुद से गाना गा रही होती है। इधर एगेट को चिंता होती है क्योंकि लगता है बारिश रुकने नहीं वाली है। तभी निक उधर चला आता है उस अम्ब्रेला को लेकर जो एगेट ने उसे दिया था पहली मुलाकात में। वो उसका शुक्रिया करती है और पूछती है कि उसका नाम क्या है, क्योंकि उसने कभी भी उसका नाम नहीं पूछा था। निक कहता है कि वो एक स्ट्रेट डॉग है एंड ये नाम एगेट ने उसे दी थी जब पहली बार उससे मुलाकात हुई थी। निक आगे कहता है कि वो आइडल्स को पसंद करता है। एगेट ये सब कुछ सुन के बस मुस्कुराती है। फिर वो दोनों बात करते हैं कि कैसे जब वो दोनों पहली बार मिले थे तब भी बारिश हो रही थी और एगेट धीरे से कहती है कि उस दिन की वजह से वो भी बची थी। वो दोनों बातें करते रहते हैं, लेकिन इधर निक की हाथ अम्ब्रेला की वजह से थक गया था। लेकिन इधर एगेट कहती है कि जब तक ना बारिश रुक जाए वो इस अम्ब्रेला को पकड़े रहे। वेल इधर बारिश और भी ज्यादा तेज हो जाती है। वेल तभी दूसरी ओर हमें पता चलता है कि जेन स्लम्स में नालगवा का क्लिनिक चला रहा होता है और नालगवा के जो पेशेंट है ना उधर आता है एंड उसका ट्रीटमेंट करता है। उसे लगता है कि स्लम्स के लोग नालगवा की बहुत ज्यादा इज्जत करते थे, इसका मतलब वो एक अच्छा डॉक्टर था। जेन को लगता है कि वो नालगवा की जगह लेने की कोशिश कर रहा है ताकि उसका शोक मना सके। एक और जगह टायाना नींद से जागती है और चांद को देखती है। सोचती है कि जिंदगी कुछ ज्यादा ही बोरिंग हो गई है। उसे अपनी रूटीन लाइफ से थोड़ा अलग महसूस होता है, लेकिन वो फिर भी हॉर्स रेसिंग पे जाके गैम्बलिंग करती है ताकि सब कुछ वैसे ही रहे। चाहे अब कोई उसे दुख देना या धोखा देने वाला नहीं है, लेकिन चाहे वो
गैम्बलिंग जीत भी रही हो, बट उसे ये जिंदगी अब भी बोरिंग लगती है। नेक्स्ट डे सब लोग ग्रुप के यूजुअल जगह पर मिलते हैं और करेन सबसे लेट आती है। वो थोड़ा नर्वसली सबसे पूछती है कि क्या सब ठीक है। सब लोग हाँ कहती है। कजुना नोटिस करता है कि जेन के शूज बहुत ज्यादा गंदे हैं, तो वो पूछता है कि क्या वो अब भी स्लम्स में काम कर रहा है। जेन उसे इस ग्रुप का एक रूल याद दिलाता है कि कोई भी किसी की लाइफ की पर्सनल बातें पूछेगा नहीं और ना ही उसकी लाइफ में दखल अंदाजी करेगा। रात में जब जेन अपने क्लिनिक में होता है, कजुना वहाँ आता है। वो कहता है कि तुम गलत मत समझना, क्योंकि वो इधर इंटरफेयर करने नहीं आया है, ना ही उसकी लाइफ में दखल अंदाजी देने आया है। वो बस बॉडीगार्ड बनकर आया है, क्योंकि स्लम्स थोड़ा डेंजरस होता है। अगले दिन सब फिर से मिलते हैं और करेन पूछती है कि क्या सबने खाना खा लिया है। सब कहती है कि हाँ। तो वो अकेले ही खाना खाने के लिए जाने लगती है। अकेले चलते हुए वो कैलोस और उसके धोखे के बारे में सोचती है। उसे लगता है कि धोखे के बावजूद उनके साथ गुजरा हुआ दिन अच्छे थे, लेकिन वो फिर भी कैलोस को माफ नहीं कर सकती, क्योंकि उसने ड्रैगन किंग ज्वेल की चुरा ली है। इसलिए तभी वो उसके सामने एक न्यू लड़की को देखती है जो एक पेंडेंट शॉप पे गई है। करेन को याद आती है कि ये पेंडेंट शॉप वाला एक स्कैमर है एंड उसके साथ पहले भी स्कैम किया था। वो उस स्कैमर को सबक सिखाती है और लड़की को उधर से भेज देती है। तभी उसके दोस्तों के ग्रुप वहाँ पहुँचते हैं और वो हैरान होती है उन्हें देखकर। वो बताते हैं कि वो समर स्लीप फेस्टिवल की तैयारी देखने आए हैं। करेन को फेस्टिवल से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्योंकि वहाँ खाना मिलेगा तो वो एक्साइटेड हो जाती है। वो सोचती है कि शायद अगर वो अपनी जिंदगी दोस्तों के साथ बिताए खुशी से, तो उसकी नफरत और बदला लेने की भावना खत्म हो जाएगी। लेकिन उसे ये भी लगता है कि उसे अभी भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तभी ओलिविया भागते हुए उधर आती है एंड चिल्लाती है कि बिग ब्रेकिंग न्यूज। वो सबको एक्साइटेड करने की कोशिश करती है, लेकिन सिर्फ कजुना उसकी बात में आ जाता है। टायाना मैगजीन की खबर को पढ़ती है जिसमें लिखा होता है कि लेजेंडरी डार्क डीमन गॉड रिवाइव होने की कगार पर है। टायाना और निक उसे कहता है कि इतनी झूठी खबर मत फैलाओ, लेकिन ओलिविया बड़ा कॉन्फिडेंस से कहती है कि उसके पास एक ट्रस्टेड सोर्स है और वो सोर्स ये है कि गुड ओल्ड ट्रस्ट मी ब्रो। मतलब ऐसे ही बकवास करती है जिसे सुनकर कोई भी सेटिस्फाई नहीं होता। फिर भी ओलिविया कहती है कि उसे ब्लैक मार्केट पर कुछ शक है जहाँ से व्हाइट मास्क ने इल्यूजन के ज्वेल खरीदे थे। करेन अचानक से पूछती है कि क्या ब्लैक मार्केट में ड्रैगन किंग्स का ज्वेल का भी सौदा करते हैं। वो अपने दोस्तों से कहती है कि मुझे माफ करना, जबकि उसे उनके साथ मजा आ रहे हैं, लेकिन अपना पास्ट वो अभी भी भूल नहीं पा रही है। टायाना कहती है कि इसमें कंफ्यूज होने जैसा कुछ बात नहीं है, उसे अपना पास्ट का पीछा करना चाहिए एंड उसका सामना करना चाहिए। लेकिन इस बार वो अकेली नहीं है, वो सब लोग उसके साथ चलेंगे। जेन और निक भी इस बात से सहमत होते हैं। फिर ओलिविया कहती है कि ब्लैक मार्केट जाने पर उन्हें व्हाइट मास्क के बारे में बहुत ज्यादा क्लूज भी मिल सकती है। वो व्हाइट मास्क को ढूंढना चाहती है एंड उसको ढूंढने के बाद उसका जो बॉस लोग है उसको भी ढूंढना चाहती है, और ऐसा करते करते अंत में इस दुनिया के सबसे बड़े विलेन तक वो पहुंचना चाहती है और उसे हराना चाहती है। ये सुनकर कजुना बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है और इधर निक सोचता है कि ओलिविया फिर से उसे मैनिपुलेट कर दिया है। इस बार बाकी सब लोग भी ओलिविया की मैनिपुलेशन पर आ जाती है और निक के पास कोई चॉइस नहीं बचा, उसे भी उस प्लान में शामिल होना पड़ता है। जब वो सब एक साथ हाथ उठाते हैं तभी पीछे से फायरवर्क शुरू हो जाते हैं। वो सब पीछे मुड़कर देखता है कि फेस्टिवल ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, तो सब तुरंत वहाँ जाते हैं। निक कुछ कॉटन कैंडी खरीदता है और जेल में वो कॉटन कैंडी लियोन को देने के लिए ले जाता है। बाकी सब भी फायरवर्क्स देख रहा होता है एंड इधर करेन एक रेस्टोरेंट में चली जाती है एक सोलो एडवेंचरर को फॉलो करती हुई। एंड करेन के पीछे पीछे वही क्यूट सा कैट गर्ल जिसको करेन ने बचाया था कुछ टाइम पहले, वो भी उस रेस्टोरेंट पे चली जाती है। एंड ये रेस्टोरेंट और कोई नहीं, एगेट का जो एक्स बॉयफ्रेंड था वो चलाता है, जबकि एगेट खुद फेस्टिवल में परफॉर्म कर रही होती है। इधर निक अपनी आइडल मतलब एगेट को चीयर करते हुए एंजॉय करता है, जबकि टायाना फिर से गैम्बलिंग में लग जाती है। इसी बीच कजुना और ओलिविया एक साथ बैठे होते हैं और दो लेजेंडरी आर्टिफैक्ट वेपन के रूप में बात करते हैं। कजुना उसे पूछता है कि वो सर्वाइवर्स के बारे में क्या सोचती है, एक स्वॉर्ड ऑफ वॉर होने के नाते जो ह्यूमंस को डिमंस के खिलाफ ट्रेन करती है। ओलिविया कहती है कि ये वही लोग हैं जो एक दिन डिमन गॉड को गिराएंगे, लेकिन वो दिन अभी बहुत दूर है। वो कहती है कि अभी उनका एक दूसरे को शक करना अच्छी बात है, लेकिन फ्यूचर में उन्हें एक दूसरे पर ज्यादा भरोसा करना पड़ेगा। लेकिन ये उन पर डिपेंड करता है कि वो कब इस बात को समझते हैं। इसी तरह ये एनीमे खत्म होता है। गाइस मैं आशा करता हूँ ये एनीमे आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यार। आप लोग वीडियो पूरा देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो, साथ ही साथ सब्सक्राइब, तो याद से ये सब कुछ कर देना एंड कमेंट में बताना कि नेक्स्ट वीडियो में किस पर लाऊं। तो मिलते हैं और एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।